वेलकम टू एवरीवन। आज हमारा है सेशन नंबर 7। हमारी जो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की जो सीरीज चल रही है उसका सेशन नंबर 7 है। और HTML जो हमारी प्यारी लैंग्वेज है उसका ये थर्ड पार्ट है बेसिक्स का, जिसमें हम HTML को देख रहे हैं। ठीक होगा। So, एक बार ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, मैंने ऐड कर दिया। अच्छा जी, तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो लास्ट क्लास में हमारे टॉपिक्स कुछ रह गए थे। ठीक है, तो उससे हम कंटिन्यू करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और अगर आ जाए तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है भाई, स्क्रीन आप लोगों के सामने आ रही है, मुझे ये पता है। जी सर आ रही है। नो सर अभी नहीं आई। स्क्रीन नहीं आ रही है या नहीं आ रही? जी सर नहीं आ रही है, अभी आई है। अब आ गया। ओके 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 ओके। अच्छा, ये मुझे बोल रहा है फोल्डर ओपन करें। भाई क्यों ओपन करें फोल्डर? फोल्डर तो खुला हुआ है मेरा। एक मिनट, 2 मिनट मुझे दे। मैं इसको इसके फोल्डर में ऑन कर लेता हूँ। ये मैं डायरेक्टली जो है फाइल को ओपन कर लिया है, इस वजह से वो पूरी जितनी भी फाइल्स इसको शो नहीं कर रहा है। ये बस क्लास 7 में और यहाँ से जाके ओपन विथ कोड कर दिया। ठीक है, सो इस स्क्रीन को करता हूँ मैं बंद। जी, दूसरी स्क्रीन को मिला देता हूँ। अच्छा जी, अब ये वाली स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? मुझे पता है। यस सर। ओके भाई, बहुत शुक्रिया। अच्छा ठीक है, अब सबसे पहले मैं जो है index.html फाइल बना लेता हूँ, ताकि क्योंकि हमारा कोड हम इसी फाइल में लिखेंगे। अच्छा जी, लास्ट क्लास में जो हमने पढ़े थे टॉपिक्स, अभी मुझे याद नहीं आ रहे क्या क्या पढ़ा था। सो बहरहाल हमने यहाँ तक छोड़ा था। ठीक है, नेस्टिंग पेरेंट चाइल्ड रिलेशन, नेस्टेड लिस्ट, लिंक एंड हाँ, लास्ट क्लास में लिंक्स वगैरह का बारे में पढ़ा था। सो लिस्ट के बारे में, जिसमें हमने क्या देखा था, OL UL और EL। ठीक है, मतलब ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, उसके बारे में देखा। और भी बहुत सारी चीजें हमने देखी थी कि VS कोड कैसे इंस्टॉल होता है और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट का क्या रोल होता है हमारी इस वेब डेवलपमेंट के अंदर इस। ठीक है, तो वो सारी चीजें हमने सीखी थी उसमें। आज हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं और हमारा जो लेक्चर 7 है वो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ये सारी चीजें। एक बार तो मैं जो है थीम को चेंज कर लेता हूँ, मेरे ख्याल से ये सही सही से दिखता नहीं है। तो जैसे मैंने आप लोगों को कल बताया था, मुझे बताएं कि थीम कौन सा रखें। ठीक है, जो आप लोग जिसमें आप लोगों को कंफर्ट हो। तो रिकॉर्डिंग में देखता हूँ तो मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है उसमें देखना। तो उसको थोड़ा हम लाइट रख ले, क्या ख्याल है? ना लाइट भी नहीं, लाइट मॉडर्न, लाइट प्लस। अच्छा, ये बेहतर है जी भाइयों, ये बेहतर है। इसमें मेरे ख्याल से हर सर चीज वो क्लियर बात दिख रही ठीक होगी। है सर। क्या चीज? ठीक है ये भी, लेकिन वो थोड़ा अगर डार्क होता तो वो ज्यादा सही रहता था। नहीं, वो वीडियो में जो ना रिकॉर्डिंग में सही तरह से दिखता नहीं है उसमें। ये लाइट थीम जो है ना वो रिकॉर्डिंग में सही दिखता है। अच्छा, ये कुछ बेहतर है मेरे ख्याल से। ये थोड़ा आंखों के लिए इतना वो जी चुभता सर नहीं। ये ठीक है, इसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम है जी। ठीक है भाई, जैसे आप लोगों को ठीक लगे। ओके जी, ठीक हो गया सबके लिए। ये कोई किसी को इशू तो नहीं हो रहा इस कलर से, लाइट कलर से किसी को इशू तो नहीं हो रहा? जिनके पास चैट का ऑप्शन है वो चैट में लिख के भेजे, वरना वॉइस में बता दे, ताकि मुझे पता तो लगे किसी को तकलीफ तो नहीं हो रही इससे लाइट कलर से। सर तो सही काफी बोल लोगों को लाइट कलर अच्छा नहीं लगती। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि किसी को भी तकलीफ नहीं हो। ठीक है, नो सर, नो सर, ओके। मैसेजेस भी आ गए चैट पे, चैट के अंदर। अच्छा ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये भाई। पहले ही बता रहा हूँ, कल भी मैंने इस पे बहुत जोर डाला था। ये जो चीज है, ये जो चीज है, क्या लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग द पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन ग्रास्पिंग वेब डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग वेब बिहाइंड द सीन्स। मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है, अगर ये आपको समझ में आ गया ना, तो समझो आपको आपके बेड़े ही पार है। क्योंकि जब मैं अपनी बात बता रहा हूँ, अपनी बात बता, जब ये चीज मुझे समझ में आ गई, यकीन करो मेरी CSS जावास्क्रिप्ट ये दोनों अच्छे से क्लियर हो गई कि यार बिहाइंड द सीन काम क्या हो रहा है।
आखिर ये चीजें इधर से उधर हो कैसे रही है, इनके पीछे क्या है, क्या जादू चल रहा है। मुझे लगता था यार जादू से सारी चीजें होती हैं, हम कोड लिखते हैं और जादू से ये चीजें इधर से उधर, यहाँ मतलब जो हम करना चाह रहे हैं उसके साथ वो हो रहा है। पर ये होता कैसे है, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा भाई ये फंडा, अंडरस्टैंडिंग दी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। जैसे कि हमारे रियल लाइफ में पेरेंट होते हैं, ठीक है, हमारे पेरेंट होते हैं, उस फिर ग्रैंड पेरेंट होते हैं, मतलब दादाजी के अबू जी के बाद में फिर मेरा कोई बेटा होगा, ठीक है, फिर मेरी एक हिरार्की चलेगी। हिरार्की का तो सबको पता है ना, जनरेशन भी बोलते हैं जिसको, हिरार्की। जैसे कि एक पेड़ होता है, उसकी जड़ें होती हैं, उसको हम हिरार्की बोलते हैं, पेड़ की हिरार्की है भाई, ठीक है। तो हिरार्की का मतलब ये है, ठीक है, तो इसको हम समझेंगे। और नेस्टिंग जो है ये इससे रिलेटेड है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप से रिलेटेड है नेस्टिंग, ठीक है, ये उसी के अंदर ही आता है। नेस्टेड लिस्ट, आप लिस्ट के अंदर नेस्टेड लिस्ट आती है, वो भी देखेंगे। लिंक एंड एंकर, जो हम हाइपरटेक्स्ट बोल रहे होते हैं एचटीएमएल को, वो हाइपरटेक्स्ट बनाता कौन है, ये पॉसिबल करता है, ये लिंक और एंकर, ये दोनों एक सेम ही चीज है। एंकर से हम लिंक्स बनाते हैं, ठीक है, एंकर टैग होता है, एंकर टैग का नाम है, ठीक है, एलिमेंट का नाम है जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। ये इसके कुछ एट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है, वो देखेंगे हम। इसके बाद टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के कुछ टेक्स्ट एलिमेंट्स है वो देखेंगे। ये कमेंट्स क्या होते हैं वो देखेंगे। एक काम करता हूँ, इस चुनने मुन्ने टॉपिक को मैं सबसे पहले रखता हूँ, कमेंट को देख लेते हैं, ये थोड़ा सा इजी है। व्हाट आर कमेंट्स, ठीक है, ये हर लैंग्वेज में आपको मिलेगा, ठीक हो गया। इसके बाद क्या है, एचटीएमएल कोटेशन एंड साइटेशन एलिमेंट, ये कुछ मजीद एलिमेंट्स है, ठीक है। अब आते हैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की तरफ, और मैं इसको साइड में कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा एक पेज खुल गया, इसके सबको आप सब लोगों को पता है ये क्या क्या चीजें, डॉक टाइप क्या करता है, ये क्या चीज है, ये आप सबको पता है, ये लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। क्या चीज है ये, कौन बताएगा, ये चीज जो मैंने इस पे किया हुआ है हवर, ये क्या चीज है, व्हाट इज दिस, ये है एट्रीब्यूट, जबरदस्त, ठीक है। तो ये मैं बार बार रिपीट करूंगा ताकि आपके दिमाग में ये चीज घुस जाए। एट्रीब्यूट का आपको पता है, ये एट्रीब्यूट का नाम होता है, ठीक है। इस तरफ एट्रीब्यूट का मतलब लेफ्ट साइड एट्रीब्यूट का नाम होता है, फिर इक्वल का साइन होता है, और राइट साइड पे सर जो स्क्रीन है वो की सर वैल्यू स्क्रीन होती मूव है। नहीं कर रही। इस पे सर स्क्रीन तो कह रहा हूँ तो मूव नहीं कर रही सर, वैसे ही है। तो जो आपने HTML बेसिक्स 3 का जो खोला हुआ है वही मेरे पास आ रहा है। नहीं करो यार, आपके इंटरनेट का इशू तो नहीं है कोई, सबके पास यही स्क्रीन आ रही है एचटीएमएल बेसिक्स वाली। मैंने अभी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल खोली हुई है नहीं सर, index.html आ रही है। यार, मेरे ख्याल अभी से बिल्कुल सर, अभी सही हो गई सर, अभी सही हो अजमल गई। भाई अजमल भाई लगता है आपका इंटरनेट का इशू है, ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा होता तरफ सबके सही है। पास ये इशू आता, ठीक है। तो ये जो चीज देखी ये भी एक एट्रीब्यूट है, ये भी एक एट्रीब्यूट है। कैसे पता लग रहा है, इसके सिंटेक्स से। सिंटेक्स क्या होती है, सिंटेक्स का क्या मतलब है बच्चों, व्हाट इज सिंटेक्स, सिंटेक्स का क्या मतलब है, सिंटेक्स किस चीज को कहते हैं, व्हाट इज सिंटेक्स, लैंग्वेज का तरीका। लैंग्वेज का तरीका का, ठीक है। और सारे सारे बोले, खिजरा, असद, सात भाई, दोनों दो साथ जो हमारे पास है, दोनों सात भाई, नूर इलाई, इधर, सॉरी, असलान सती, हमजा सईद भाई, काशिफ भाई, जी सारे बोले। व्हाट इज सिंटेक्स, सिंटेक्स क्या है, अपने अपने अल्फाज में बोले, क्योंकि सिंटेक्स का आगे हर लैंग्वेज में वर्ड यूज होता है, सिंटेक्स 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 सिंटेक्स। तो आपका माइंड में उसका मतलब क्लियर होना चाहिए, जी बोले। वर्डिंग को कहते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। सिंटेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत यूज होता है, और हमारी ग्राफ अपने हमारी इंग्लिश में उसमें भी सिंटेक्स का यूज होता है, पर उसका कुछ अलग नाम है। वहां पर इंग्लिश में बोलते हैं उसको ग्रामर, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की टर्म में बोलते हैं इसको सिंटेक्स। तो सिंटेक्स है क्या चीज, उसकी डेफिनेशन भी मैं लेके आता हूँ, ताकि जो है आप लोग जो है वो, एक मिनट यार, ये क्या है, बार बार ये आ जाता है मेरे पास, तो भाई हट जा, हट गया, शुक्र है भाई साहब, ठीक है। मैं सिंटेक्स की डेफिनेशन लेके आता हूँ ताकि आपके माइंड में ये क्लियर हो जाए सिंटेक्स है क्या चीज। ठीक है, तो ये छोटी सी डेफिनेशन मैंने यहाँ से उठा ली है, तो इसको मैं
अपने इस VS कोड में डाल देता हूँ और पैराग्राफ टेक के अंदर, ठीक। तो ये देखो, in the context of the computer programming and markup languages, syntax refer to the set of rules that define the structure and composition of valid statement or expression in the language. It detects how elements, keywords, symbols, and other components can be combined to form a meaningful and grammatically correct code. ठीक है, नहीं समझ में आया होगा आपको, आप ही समझाता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये लिखा हुआ है, भाई ये क्या लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है कुछ आप लोगों को? जी, सर ये इंग्लिश में एक सेंटेंस लिखा हुआ है। सिंटेक्स नहीं लिखा हुआ मेरे भाई ने, जो चीज समझाना चाह रहा हूँ वो समझे कि माय व्हाट इज नेम्स का क्या मतलब है यार। अब बोलोगे यार ये तो आपने गलत लिखा हुआ है, आपने सही तरीके से इस वर्ड को नहीं लिखा है, इस सेंटेंस को, सॉरी, ठीक है। आप क्या बोलोगे मुझे कि सर आपने इस सेंटेंस को, ये जो सेंटेंस है ना, ये जो सेंटेंस है ना, इसको आपने सही तरीके से लिखा ही नहीं है कि माय व्हाट इज नेम, इसका ऐसे तो नहीं लिखते। फिर आप क्या बोलोगे, ये सर इसको ऐसे लिखते हैं, माय नेम इज व्हाट, माय नेम इज व्हाट, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। और सॉरी, व्हाट की जगह मैं अपना नाम लिख देता हूँ, मैंने व्हाट लिख दिया, ठीक है। और सॉरी, ये सही था यार, मुझे क्या हो रहा है, मैं ऐसे लिखूंगा इसको, व्हाट इज माय नेम। अब ये कुछ सेंस बना रहा है यार, आप बोलोगे हाँ आप ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि मैंने इंग्लिश के रूल्स को फॉलो किया है भाई। मेरे इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज है, मैंने इसको रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया, तब जाके मैं इस काबिल हुआ हूँ कि मैं इसको सही तरीके से लिख सकूं। अगर मैं इंग्लिश के रूल्स एंड रेगुलेशन को नहीं जानता तो मैं कैसे लिखता, एक तौर तरीका ही मेरे पास नहीं होता, ठीक है। तो उस तौर एक तरीके को इंग्लिश लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव में हम ग्रामर बोलते हैं, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव में बोलते हैं सिंटैक्स, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, सिंटैक्स रिफर टू द सेट ऑफ रूल्स दैट डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ द वैलिड स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम इसको स्टेटमेंट ही बोलेंगे या इंस्ट्रक्शन बोलेंगे। स्टेटमेंट इंस्ट्रक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि कंप्यूटर को हम ऐसे वर्बली नहीं बता सकते, कंप्यूटर को लिख के बताना पड़ता है। जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ तो मेरी एक कई मिलान एक स्टेटमेंट होगी आप लोगों के लिए, उसी तरह ये एक स्टेटमेंट है। दिस इज ए स्टेटमेंट फॉर कंप्यूटर, ठीक हो गया? या इंस्ट्रक्शन, स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शन, इन दोनों में से आप एक वर्ड यूज करते हो, ठीक है। दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। तो सिंटेक्स का मतलब यही है कि कोड को लिखने का तरीका। तो उसी तरह एट्रीब्यूट का सिंटेक्स ये कि सबसे पहले एट्रीब्यूट का नाम आएगा, उसके बाद इक्वल का साइन आएगा, उसके बाद उस एट्रीब्यूट की आएगी वैल्यू, ठीक है। तो ये क्लियर है आप लोगों को कि व्हाट इज सिंटेक्स? ये क्लियर हो गया? इंशाल्लाह आप कभी नहीं बोलोगे, कोई भी पूछेगा ना, आप धड़ उसको जवाब दे दोगे, ठीक हो गया? ओके जी, अब सबसे पहले जो हमारा टॉपिक था वो देख लेते हैं। व्हाट आर कमेंट्स इन पर्पस इन कंप्यूटर लैंग्वेज। देख लेते हैं भाई कि कमेंट्स क्या है। अब कमेंट्स जो है वो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, मतलब जो कंप्यूटर की लैंग्वेजेस है ना उसमें यूज करते हैं। कंप्यूटर की लैंग्वेजेस कौन सी है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काम क्या होता है? कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना, जैसे कि जावा हो गई, जावास्क्रिप्ट हो गई, PHP हो गई, रूबी हो गई, गो हो गई, रस्ट हो गई, मतलब इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, सब में कमेंट्स का यूज होता है। अब कमेंट्स का पर्पस क्या है, ठीक है। पहले आप ये समझिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पर्पस क्या है? कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना, ठीक है। अब आप कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शन लिखना चाह रहे हो जो आप चाह रहे हो कि कंप्यूटर पढ़े ही नहीं, समझ रहे बात? आप क्या चाह रहे हो? एक ऐसी इंस्ट्रक्शन लिख रहे हो जो कंप्यूटर नहीं पढ़ सके। यहाँ बोलोगे यार ये क्या बात हुई, आप कोड लिख रहे हो कंप्यूटर के लिए और आप चाह रहे हो कि कंप्यूटर नहीं पढ़ सके, तो भाई ये कैसा कोड है? तो भाई यही हमें करना है यहाँ पर। कमेंट्स का पर्पस यही कि कंप्यूटर वो कोड ना पढ़ सके। वो कोड कौन पढ़ेगा? डेवलपर पढ़ेगा, जो कोड लिख रहा है। मिसाल के तौर पे आप एक कंपनी में जाते हो तो कंपनी में सिर्फ आप तो काम नहीं कर रहे होते हो, आपके साथ और भी डेवलपर्स बैठे होते हैं, वो काम कर रहे होते हैं। तो कभी कभार कोड आप उनको देते हो, वो जब आप अगर कंपनी छोड़ रहे हो तो आप अपना कोड उनको देके जाओगे, ठीक है, क्योंकि वो कंपनी की मिल्कियत है, ठीक है, कंपनी का एसेट है। आप लिखा तो आपने कोड, वो पर वो क्या है? वो कंपनी की एसेट है। तो आप छोड़ के जाओगे तो वो कोड
वो दूसरा डेवलपर पढ़ेगा। तो वो डेवलपर को समझाने के लिए हम कोड उसमें कमेंट्स लगाते हैं कि यार ये इंस्ट्रक्शन या कर क्या रही है, ठीक है, ये जो इंस्ट्रक्शन मैंने लिखी है या ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी हुई है भाई ये कर क्या रही है, उसको समझाने के लिए मैं कमेंट्स का यूज करता हूं। हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट्स का यूज करते हैं। समझ में आ रही बात जी बच्चों? समझ में आ रही है ये चीज आपको कि कमेंट्स क्या है और कमेंट्स का पर्पस क्या है? जी सबको समझ में आ रहा है? जी 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 समझ आ तो गया। इसकी डेफिनेशन भी मैं यहाँ पर निकाल के ले आता हूँ और यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ। कमेंट आर नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट यूज्ड इन कंप्यूटर लैंग्वेज टू प्रोवाइड ह्यूमन रीडेबल एक्सप्लेनेशन और एनोटेशन विद इन द कोड। कमेंट्स आर इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर और इंटरप्रेटर। अभी कंपाइलर इंटरप्रेटर कौन है? मैंने आप लोगों को बताया था। कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये एक ऐसे मतलब टूल्स हैं जो हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज पे कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि मिडिल मैन हो गया, जैसे कि आप अगर जर्मनी जाओगे और किसी जर्मन बंदे से बात आपको करनी है, उसको सिर्फ जर्मन आती है, उसको इंग्लिश नहीं आती है, तो आप क्या करोगे? एक ट्रांसलेटर को लेके आओगे। क्या आप जी हेलो 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 जी सर आपकी वॉइस नहीं आ रही सही से, बहुत अटक रही। ओ माय गॉड, अभी अटक रही है पहले से अटक रही थी? सर हमारे ये पास सही है। सब आप कमेंट कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, एक मिनट मुझे दे। अब बताएं, अब ठीक है आवाज? अब कोई इशू है? जी अभी ठीक है। शुक्रिया आपने मुझे इन्फॉर्म किया, वरना मैं बोलता ही रहता हूँ, मुझे पता नहीं लगता कि आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। तो ये तो समझ में आ गया होगा आपके ये मैंने कमेंट्स का क्या पर्पस होता है कि ऐसा कोड हम लिखें जो कंप्यूटर ना पढ़े। ये किस काम आता है? ये हमारे जो डेवलपर्स होते हैं उनके समझने के लिए हम ये कमेंट्स लिखते हैं, ठीक है। और ये कमेंट्स आर इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर इंटरप्रेटर, ठीक है, क्योंकि कोड कौन पढ़ता है? जो मशीन को पढ़ के कौन सुनाता है? वो पढ़ के सुनाते ही कंपाइलर इंटरप्रेटर। उसी बात कर रहा था कि आप अगर जर्मनी जाओगे और किसी जर्मन बंदे से आपको बात करनी है, उसको सिर्फ जर्मन आती है, आपको जर्मन नहीं आती, तो आप कैसे कम्युनिकेट करोगे उससे? उसी तरह कंप्यूटर की लैंग्वेज है 0 और 1, आपकी लैंग्वेज है इंग्लिश, तो आप और कंप्यूटर कैसे कम्युनिकेट करेंगे? आपको 0 1 तो आते नहीं है, कंप्यूटर 0 1 समझता है। कंप्यूटर क्या समझता है? 0 1 0 1 नीचे लिख देता हूँ। कंप्यूटर क्या समझता है भाई? कंप्यूटर क्या समझता है? 0 1 0 1, लिटरली यही समझता है कंप्यूटर। आप बोलोगे यार ये क्या, बस दो आपने लिखे, इसके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। इसको कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज। जैसे हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है ना, इसी तरह इस लैंग्वेज का नाम है बाइनरी लैंग्वेज। ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है, कंप्यूटर ऐसे ही समझता है, इसी को ही समझता है। तो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज को ट्रांसलेट कौन करता है? इंग्लिश लैंग्वेज को जो ट्रांसलेट करता है, इंग्लिश लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है कंपाइलर या इंटरप्रेटर, ठीक है। अब कुछ लैंग्वेजेस में कंपाइलर यूज होते हैं, कुछ लैंग्वेजेस में इंटरप्रेटर यूज होते हैं। वो जब हम जावास्क्रिप्ट पे आएंगे ना तब मैं आपको समझाऊंगा, फिलहाल ये आपके काम की चीज नहीं। पर आप ये समझो कि कंपाइलर इंटरप्रेटर करते क्या? इनका काम ये है कि बस हमारे जो इंग्लिश लैंग्वेज में जो कोड लिखा हुआ है, क्योंकि ये तो मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ ना भाई, अब कंप्यूटर को तो इंग्लिश आती नहीं है, तो कंप्यूटर को समझाने के लिए कंपाइलर क्या करेगा? इस कोड को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। अगर मैं एक टूल देखूं इंटरनेट पे कि इंग्लिश टू बाइनरी, देखते हैं अगर मिल जाए तो मैं आप लोगों को डेमो भी दे दूंगा। ट्रांसलेटर अगर मिल जाए, होगा कोई ना कोई टूल यार, इंग्लिश टू बाइनरी ट्रांसलेटर, एक लिंक तो आ गया मेरे पास। हाँ हाँ जबरदस्त यार, क्या बात है। ओके भाई, आप लोगों की किस्मत अच्छी है भाई, टूल अवेलेबल है हमारे पास। तो एक काम करता हूँ, स्क्रीन को मैं जे है यहाँ से ये, ठीक है भाई, ये दिख रही है स्क्रीन आपको? भाई दिख यस रही सर। है? अब देखो यहाँ मैं इंग्लिश लिखूंगा, यहाँ देखना वो 0 1 में कन्वर्ट करेगा। हेलो कंप्यूटर भाई, ये देखो, देख रहे हो? मेरी इंग्लिश को 0 1 0 1 0 1 में कन्वर्ट कर दिया। अब ये कन्वर्ट हो चुकी है इस पे। ये जो एच है, एच का कोई ये कोड होगा बाइनरी के अंदर, तो ये कंप्यूटर ये समझता है भाई मेरे। तो ये जो कन्वर्जन कर रहा है ना हमारी लैंग्वेज से इस लैंग्वेज में, वो कर रहा है कंपाइलर या इंटरप्रेटर।
सिंपल इनका काम ये है। जी साथ भाई, आपको कोई सवाल है? ये सर ये हमारा आस्की कोड से होता है क्या? हाँ, आस्की कोड वगैरह, मतलब जो करेक्टर कोड्स होते हैं उनके पीछे भी कोई नंबर होता है, फिर नंबर का आस्की नोट होता है कोड बाइनरी में, मतलब पीछे ये लो लेवल की चीजें। जी जी, आस्की कोड में तो हमारा हेक्साडेसिमल नंबर आ जाते हैं ना, तो ये फिर उनको आगे बाइनरी में कन्वर्ट करता है। आगे कन्वर्ट करता है, मतलब ये सारी चीजें लो लेवल की चीजें, क्योंकि मैंने आपको शुरू में क्या बताया था, 3 तरीके की लैंग्वेज होती है, हायर लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल। लो लेवल वो लैंग्वेजेस होती हैं जो बिल्कुल कंप्यूटर के करीब होती हैं, उसमें आपको मेमोरी मैनेजमेंट हर चीज खुद करनी पड़ती है। पर हायर लैंग्वेजेस में हम इंग्लिश का यूज कर रहे होते हैं, ज्यादातर वो इंसानों के करीब होती है। लो लैंग्वेजेस वो कंप्यूटर के करीब होती है, जैसे कि असेंबली हो गई, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो लो लेवल लैंग्वेज कहलाती है, और जावा हो गई, जावास्क्रिप्ट हो गई, ये क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये मैं इस पे डिस्कशन जो है वो हम जब जावास्क्रिप्ट पे आएंगे ना, यकीन करो जावास्क्रिप्ट पे जब आओगे ना, आपको इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट पे आप जो है इनके साथ खेल रहे होंगे, मतलब ये जो हमारा वेब पेज है ना, इसके साथ खेल रहे होंगे कि यार बटन पे क्लिक करूं तो क्या होगा। ठीक है, और जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि मिसाल के तौर पे मैं ये W3 स्कूल की वेबसाइट में जाता हूँ, बिल्कुल इजी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने क्लिक किया CSS पे, तो ये देखो CSS के ऊपर ये ग्रीन बैकग्राउंड कैसे आ गया। अब जावास्क्रिप्ट पे जाऊंगा तो CSS से हट के जावास्क्रिप्ट पे आ गया, तो ये मैनुअली में हटाना पड़ता है कि जब जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करो तो CSS से हट गया, अब SQL पे क्लिक करूंगा तो जावास्क्रिप्ट के पेज से हट के वो SQL के पेज पे आ जाए। तो वो कैसे हो रहा है, ये सारा जावास्क्रिप्ट कर रही है। तो जावास्क्रिप्ट इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा आपको जब हम जावास्क्रिप्ट करेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, कंपाइलर इंटरप्रेटर दोनों का काम यही है, पर कंपाइलर इंटरप्रेटर में थोड़ा सा ही फर्क है, वो जब हम जावास्क्रिप्ट पे आएंगे तब पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप ये समझो कि दोनों का काम पर्पज सेम ही है, कि भाई हमारी जो लैंग्वेज है उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, 0101 की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है भाई मेरे बच्चों? ये सर ठीक है, तो कमेंट्स क्या होते हैं कि कमेंट्स जो है वो कोड की एग्जीक्यूशन को, हम नहीं चाह रहे कि वो कंप्यूटर कोड पढ़े, सिंपल ये बात है। ठीक है, वो वो कोड जो होता है वो होता है हमारे डेवलपर के लिए। ठीक है, अब वो कैसे, मिसाल के तौर पे मैं जो है मैंने लिखा कुछ भी इस पे, इप्सम लोरम इप्सम, मैंने क्या बताया था कि आप लोरम 30 लिखोगे तो ये डमी टेक्स्ट आपको दे देगा। एक मिनट मुझे देना। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, अब अब मुझे जो है मैं इसके ऊपर कमेंट दूंगा कि यार ये लॉरम इप्सम लाना कैसे है। ठीक है, लॉरम इप्सम आता कैसे है, तो मैं क्या करूंगा, लॉरम इप्सम को लाने के लिए अभी इसका आउटपुट भी देख लेते हैं। 1 मिनट के लिए मैं जो है इसको जो है, ये मैंने कमेंट कर दिया इस कोड को। ठीक है, अब ये मुझे दिखेगा नहीं पेज पे। लॉरम इप्सम एक डमी टेक्स्ट होता है। लॉरम इप्सम एक डमी टेक्स्ट होता है जो हम डमी टेक्स्ट लाने के लिए यूज करते हैं जब हम डेवलपमेंट कर रहे होते हैं अपनी वेबसाइट, डेवलपमेंट के फेज में होते हैं। डेवलपमेंट फेज एक तो होता है प्रोडक्शन फेज, एक होता है डेवलपमेंट फेज। डेवलपमेंट फेज मतलब वो फेज होता है जिसमें आप उस चीज को बना रहे होते हो। प्रोडक्शन फेज कौन सा होता है जिसमें आप वो चीज डिलीवर कर रहे होते हो क्लाइंट को। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन में हम उसमें यूज करते हैं, डेवलपमेंट में यूज करते हैं कि यार हमारी वेबसाइट में अगर कंटेंट दिखेगा तो दिखेगा कैसे। तो उसके लिए हमें हमें डमी टेक्स्ट की सहूलत दी हुई है। वो कैसे दी हुई है, वो लॉरम इप्सम की सूरत में दी हुई है। तो लॉरम इप्सम को लाने के लिए आप क्या करो, लॉरम इप्सम को लाने के लिए आप लॉरम, ठीक है, लॉरम लिखो। देखो जैसे ये इमेज एब्रिविएशन आ जाएगा, ये देखो लिखा हुआ है। अगर मैं इसे लॉरम लिखूंगा तो ये कुछ सर्टेन वर्ड का मुझे लाके दे देगा। आप चाह रहे हो क्या लॉरम, और मैं चाह रहा हूँ कि 100 वर्ड ज्यादा हो जाएंगे तो 50, तो ये क्या करेगा, लॉरम 50 वर्ड का, इसका मतलब क्या है, 50 वर्ड का टेक्स्ट जनरेट करके दो। उस टेक्स्ट का कोई पर्पस नहीं होता है, कोई पर्पस नहीं होता, बस वो बस वो बस वो क्या किसके लिए होता है, डेवलपमेंट के लिए, हमारी डेवलपमेंट के लिए होता है, ताकि हम देख सकें जब प्रोडक्शन में हमारा कोड
जाएगा तो एक्चुअल जो रियल टेक्स्ट है वो कैसा दिखेगा, वो कैसा दिखेगा, कैसा दिखेगा मेरे भाई। ठीक है, अब इसका आउटपुट देख लेते हैं भाई। ये मैंने क्या किया, शो प्रीव्यू किया, ये मैंने एक्सटेंशन बताई थी कि ब्राउजर खुल जाए। अब ये देखो, अब ये जो है मैं अपने डेवलपर को समझाने के लिए दिखा रहा हूँ, लिख रहा हूँ, पर ये यार ब्राउजर भी शो कर रहा है। ये मैं नहीं चाह रहा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि यार ये मैं समझाना चाह रहा हूँ अपने डेवलपर को जो मेरा कोड पढ़ेगा, कि यार ये जो चीज है ना, लेवरम इप्सम क्या है और उसको कैसे लाते हैं, वो सिर्फ मेरा डेवलपर पढ़े, मैं मुझे पूरी दुनिया को नहीं पढ़ाना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको कमेंट आउट कर दूंगा। ठीक है, मैं इसको क्या कर दूंगा, अब इसमें शॉर्टकट है VS कोड में कंट्रोल और स्लैश, ऐसे करूंगा तो ये कमेंट कर देखो, तो वो मुझे शो नहीं कर रहा ब्राउजर पे, वो मुझे ब्राउजर पे उस टेक्स्ट को अब शो नहीं कर रहा, क्योंकि इसको कमेंट आउट कर दिया। अब इसको सिर्फ जो मेरा कोड पढ़ेगा वही पढ़ सकेगा। अब इसका मेरा कोड कौन पढ़ेगा, मेरा जो साथी डेवलपर होगा वो पढ़ेगा। ठीक है, तो कमेंट हम इसलिए यूज करते हैं, और ये कंप्यूटर को हमें नहीं पढ़वाना है, क्योंकि जो हम ये जो मैंने लिखा है, ये ब्राउजर ने इसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया होगा, 0101 में कन्वर्ट किया, तभी हमें ये यहाँ पर शो हो रहा है, वरना ये शो कैसे होता। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि यार ये जो है एक्सिक्यूट ना हो, एक्सिक्यूट मतलब इसको ब्राउजर पढ़ ना सके, तभी मैंने इसको कमेंट करते। तो कमेंट का सिंटेक्स क्या है, कमेंट का सिंटेक्स मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल है। HTML में कमेंट का सिंटेक्स, सिंटेक्स देखो, सिंटेक्स का वर्ड यहाँ पर भी आ गया। कमेंट का जो सिंटेक्स है वो ये है कि भाई लेस देन का साइन, उसके बाद जो है ये, ठीक है, एक्सक्लेमेशन, इसके बाद ये डबल डैश। ठीक है, इसने ऑटोमेटिक मुझे उसका बंद वाला वो भी दे दिया, क्लोजिंग भी दे दिया इसका। ठीक है, तो ये करोगे, और उसकी क्लोजिंग ऐसे होती है कि आपको अगर क्लोज करना है, उसी तरह देखो यहाँ पर भी मैंने वही किया हुआ है कि लेस देन का साइन, इसके बाद एक्सक्लेमेशन का साइन, उसके बाद ये डबल डैश, फिर इसके बीच में टेक्स्ट लिखा जो मुझे वो कमेंट करना है, उसके बाद लास्ट में इसको मैंने ऐसे बंद कर दिया। ठीक है, ये सिर्फ HTML के लिए है, ये सिर्फ HTML के लिए। बाकी जावास्क्रिप्ट और दूसरी लैंग्वेज में इस तरीका होता अलग होता है। जावास्क्रिप्ट में हम ऐसे कर रहे होते हैं, डबल स्लैश के थ्रू, या फिर ऐसे, ये मल्टी लाइन कमेंट कहलाता है। तो सिंगल लाइन कमेंट भी होते हैं, मल्टी लाइन कमेंट भी होते हैं। मल्टी लाइन मतलब ये जो हमारा टेक्स्ट है वो मल्टी लाइन्स पे जाता है, मतलब एक से ज्यादा लाइन में जाता है, तो उसको करने के लिए हम फिर वो अलग तरीका यूज करते हैं। सिंगल लाइन के लिए हम ऐसे यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट के। ठीक है, तो कमेंट क्लियर है, सिंटेक्स ये इसका कमेंट ऐसे बनता है जी। क्लियर है आप सबको? जहां तक सर वॉइस नहीं आ रही सही से, अभी भी इशू आ रहा है जी? सर क्लियर है, क्लियर है। क्लियर है, ठीक, ओके, हो गया। लॉरम इप्सम सिंटेक्स का मतलब आप लोगों को क्लियर हो चुका है, सिंटेक्स क्या चीज है, लॉरम इप्सम क्या है। ये हम डेवलपमेंट में सारी चीजें आपको डेवलपमेंट वाली बता रहा होता हूँ, क्योंकि जो हम यूज कर रहे होते हैं एग्जैक्टली लॉरम इप्सम, हमें बहुत नीड होती है इसकी, लॉरम इप्सम की, वरना हम खुद से टेक्स्ट वो हम ऐसे लिख रहे होते हैं, पता है, ऐसे ऐसे लिख रहे होते हैं हमें बस वो चेक करना होता है वो दिख कैसा रहा है हमारा। तो यार उसके लिए बस एक सहूलत दे दी VS कोड ने, भैया आप लॉरम इप्सम लिखो, आपका काम हो जाएगा, आपको इतनी वो करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि डमी टेक्स्ट ही चाहिए ना, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के टाइम पे ही आपको वो चाहिए। ठीक हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। और देखो कमेंट मैंने किया तो इसको कलर भी देखो कैसा कर दिया इसने, ग्रीन ग्रीन कर दिया। ठीक है, ये भी हो गया। अब HTML में कमेंट करने का तरीका भी लिखा हुआ है, ये देखो वही सिंटेक्स बताया हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने लिख के रखी हुई हैं। अच्छा, आप दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, अब आते हैं नेस्टिंग की तरफ। इस पे ध्यान देना, दिमाग लगाना, नेस्टिंग और ये स्पेशली ये। अब नेस्टिंग को समझने से पहले हम इस चीज को समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग द पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। इसको समझते हैं, क्यों समझते हैं भाई इसको, क्योंकि ये नेस्टिंग इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब आप लोग जो है अपने कान नाक मुंह सब खोल के रखें यार ये क्या हो गया, कॉपी किया मैंने, कॉपी, और इसको मैं लेके आ गया इधर, और इसको मैं यार एक बड़ी हेडिंग में रख देता हूँ, H1 में रख देता हूँ। ठीक है, ताकि ये थोड़ा बड़ा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, एक चीज बताओ, अभी देखो मैंने H1 को ऐसे लिखा है, तो क्या ये एक्सेप्टेबल है? आप लोग क्या कहते हो? सर ये लिख ये सकते हैं, लेकिन एक्सेप्टेबल? रूल्स में ये गलत हो जाएगा। हाँ, इसको हम क्या कहते हैं, मैंने समझाया था, कुछ सी से कुछ नाम था इसका,
केस सेंसिटिव, तो HTML क्या है, केस इनसेंसिटिव, क्योंकि हम इसमें छोटी बड़ी को डिफरेंस नहीं करते हैं, दोनों को सेमी सेमी समझते हैं। ठीक हो गया। तो रूल्स रूल्स क्या कहते हैं भाई, आप इसको शॉर्ट स्मॉल में लिखो, ठीक है, स्मॉल में लिखो, रूल्स ये कहते हैं। तो यार H1 से तो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो रहा है टेक्स्ट, तो इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा छोटा। तो छोटा करने के लिए मैं क्या करूं भाई, कौन सा टैग लगाऊं, आप लोग बताएं। इसको यार थोड़ा छोटा बनाना है। सर H2 लगा दो, H3 लगा देंगे। नहीं, H2 भी बड़ा है, H3 कुछ H4 देखते हैं। H4 बेहतर लग रहा है, ठीक है, तो जो बेहतर लगता है वही चीज हम यूज करते हैं। अब H1 के पीछे एक रीजन भी है। H1 एक ऐसा स्पेशल टैग है, एक ऐसी स्पेशल हेडिंग है, उसके पीछे SEO की मीनिंग है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो SEO के लिए एक डेडिकेटेड क्लास मेरे बत रखूंगा, जिसमें मैं आपको SEO के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो उसके बारे में टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि H1 SEO से रिलेटेड है। H1 एक ही होता है एक पेज के लिए, ये बात आप याद रखिएगा। जैसे हमारा एक ये पेज है, ठीक है, तो उसके लिए एक H1 एक ही होगा। ठीक है, SEO के रिलेटेड बता रहा हूँ। SEO मतलब हमारे गूगल जो बिंग पे हमारी वेबसाइट कैसे शो होती है, पहले नंबर दूसरे नंबर पे, तो उसको पहले नंबर दूसरे नंबर पे लाने के लिए जो है उसकी SEO में अच्छी करनी पड़ती थी, ताकि गूगल पे हमारी वेबसाइट रैंक हो। क्योंकि ज्यादातर हमारे विजिटर्स जो है वो गूगल से आते हैं, बिंग से आते हैं, और जो फर्स्ट पेज पे होगा उसी को ही विजिट ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि यूजर जो है सेकंड थर्ड पेज पे जाता नहीं है यूजुअली। ठीक है, तो आप ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ते हैं। अभी ये कमेंट का सिंटेक्स जा रहा है, ये फालतू की चीज आ रही है, इसको मैं कैसे हटाऊं जी बताओ। ये मैं चाह रहा हूँ यार ब्राउजर छोड़ना करे, मैं क्या करूं जी। कमेंट कर दो। कमेंट कर दें, ठीक हो गया, इसको मैं कर दूं कमेंट। और मैं क्या करूंगा, कंट्रोल/ दबाऊंगा, जैसे ही दबाऊंगा तो इसको वो VS कोड मेरी हेल्प कर देगा, इसको कमेंट करूँ, देखो मुझे शो नहीं हो रहा। ठीक हो गया, तो कमेंट का काम देखो कितना आसान कर दिया उसको। ठीक हो गया, अब इसको समझते हैं। अब जो है मैं एक काम करता हूँ, एक काम करता हूँ, इसके लिए मैं एक अलग दूसरा पेज बना लेता हूँ, ताकि ये, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, वरना कुछ हो जाएगी। page2.html, ठीक है, page2 के नाम से बना दिया। इस पे मैं आपको समझाता हूँ। इसके H4 सबसे पहले मैं बॉयलर प्लेट कोड जनरेट कर लेता हूँ और इसमें रख देता हूँ ऐसे। अब इसको वर्ड रैप कर लेते हैं। वर्ड रैप का मतलब ये थोड़ा आउट जा रहा है, देखो ना जैसे। तो इसमें शॉर्टकट है, आप क्या करो, Ctrl+Z दबाओ तो ये एक ही उस पे पेज पे आ जाएगा। मैं वो इसको ला रहा था, इसको कहते हैं वर्ड रैप करना, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। व्यू, ये देखो वर्ड रैप हटाऊंगा तो ये देखो हो गया। व्यू पे जाऊंगा, Ctrl+Z दबाओ तो वो वर्ड रैप हो जाएगा, तो एक ही पेज पे आपको दिखेगा। ठीक हो गया। अब जो है इसको समझते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस पे ध्यान दो ज्यादा। ये समझ में आ गया तो लाइव चिंगा लाना। ओके भाई, शुरू करते हैं। तो जैसे कि रियल लाइफ में हमारे होते हैं रिलेशंस होते हैं, ठीक है, पेरेंट और चाइल्ड, बाप माँ बाप और बच्चे का। उसी तरह HTML या हमारी लैंग्वेजेस में, हमारी जो वेब डेवलपमेंट की लैंग्वेजेस में, वहां पर जो है इसका बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है। जैसे कि जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन बनता है, ट्री लाइक हायरार्की बनती है, ट्री लाइक हायरार्की, जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये चीज आप समझ गए ना, तो जावास्क्रिप्ट में फिर आपको मुश्किल नहीं होगी उस चीज को, जब हम टॉम पढ़ेंगे, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, तो आते हैं अब पेरेंट चाइल्ड रिलेशन क्या कहता है, कि एक पेरेंट होगा उसके अंदर उसके बच्चे होंगे। ठीक है ना, पेरेंट एक एलिमेंट होगा, उसके अंदर उसके बच्चे होंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ सबसे पहले। तो मैं या काम करता हूँ, इसको मैं पूरा कमेंट कर देता हूँ। फिलहाल के लिए मैंने इसको कमेंट कर दिया। अब ये जो है कोई पढ़ नहीं सके। मैं एक काम करता हूँ, HTML और एक डॉक टाइप भी लगा देता हूँ। डॉक टाइप हटा देते हैं फिलहाल। ठीक है, तो मैं जो है वो मैंने कमेंट कर दिया, उसको नहीं पढ़ना। ठीक है, अभी HTML, ठीक है, अभी क्या है, HTML का ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है। अब इसके अंदर मैं जो भी कंटेंट लिखूंगा ना, जो भी कंटेंट लिखूंगा, चाहे वो कोई एलिमेंट ही क्यों ना हो, वो क्या होगा, वो उसका चाइल्ड होगा। आ रही बात समझ में, ये इसके बीच में जो कंटेंट लिखते हैं ना, वही इसका चाइल्ड है। अब वो चाहे आप एक एलिमेंट लिखो, चाहे आप एक टेक्स्ट लिखो, समझ में आ रही बात।
भाई यार ये चीज क्लियर हो रही है आपको? मैं जो समझाना चाह रहा हूँ कि भाई जो HTML जो टैग है या कोई भी टैग है, उसके बीच में इसका जो कंटेंट होता है वो उसका चाइल्ड होता है, उसका बच्चा होता है। भाई समझ में आ रही है हाँ या ना तो बोलो। जी सर। जी के एलिमेंट के जो कंटेंट होता है ना, अब कंटेंट क्या होता है, उसके बीच में जो चीज लिखी हुई है वो उसका चाइल्ड कहलाता है। अब इसके बीच में क्या है, ये हेड टैग आता है। अब हेड टैग क्या हुआ, हेड टैग क्या हुआ भाई, हेड टैग क्या हुआ, आप तो लोग बोले चाइल्ड हुआ किसका चाइल्ड हुआ, किसका तो चाइल्ड सर हुआ? HTML HTML का बोला, ऐसे बोला करो यार। अब मैं क्या करता हूँ, एक और बना लेता हूँ बॉडी का। अब बॉडी क्या है, बॉडी भी चाइल्ड है HTML का, ठीक है। जी सर। बॉडी और हेड का पेरेंट कौन है, HTML। और HTML के चाइल्ड कौन है, कौन है अपना हेड और बॉडी। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको, ये चीज समझ में आ गई तो आगे का फंडा तो और भी इजी है। ठीक है, समझ में आ गया ये, असलान भाई को समझ में आ गया, आपके पास चैट का ऑप्शन भी आ गया है। मैं नहीं चाह रहा हूँ कि यार ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को बिल्कुल रच बस जाना चाहिए आपके माइंड, ताकि जावास्क्रिप्ट तक आपको जो है वो चीज आपको क्लियर है। ओके हो गया। अब एक काम करता हूँ, यहाँ एक मैं बनाता हूँ टाइटल, टाइटल और माय डॉक्यूमेंट, माय वेब पेज। अब आप लोग बताओ कि ये टाइटल किसका चाइल्ड है, हु इज द पेरेंट ऑफ द टाइटल? सर ये हेड का चाइल्ड है। बिल्कुल सही बात है, ये हेड का चाइल्ड है। भाई आप लोग मानते हो टाइटल जो है वो हेड का चाइल्ड है? क्या टाइटल हेड का बच्चा है या नहीं है यार, बोला करो, यस बोलो सर। भाई, यस सर। सारे बोलो। यस सर। टाइटल क्या है, हेड का बच्चा है। और टाइटल का बच्चा कौन है आप ये बताओ, हु इज द चाइल्ड ऑफ टाइटल? जी, हु इज द टाइटल, हु इज द चाइल्ड ऑफ टाइटल? जी बताओ। सर ये माय कंटेंट्स वेब को कह सकते पेज। हैं। माय वेब पेज किसने बोला? सर मैंने। अच्छा अनिफ भाई सही कह रहे गलत कह रहे? अनिफ भाई कह रहे हैं कि टाइटल जो है उसका चाइल्ड है माय वेब पेज, मतलब माय वेब पेज का पेरेंट हो गया टाइटल। क्या ये सही कह रहे गलत कह रहे? सर सर टाइटल का कोई अगर चाइल्ड आप नहीं है। अगर आप लोगों ने लेक्चर सही से सुना है, क्योंकि मैंने क्या बोला था, दिमाग खोल के ये पढ़ना सुनना, टाइटल का चाइल्ड ही माय वेब पेज है भाई मेरे। मैंने क्या बोला था, उसका कंटेंट ही उसका चाइल्ड है, उसका कंटेंट ही उसका चाइल्ड है। अरे बात समझ में, ये माय वेब पेज भी इसका चाइल्ड है, लाजमी नहीं कोई एलिमेंट हो। ये टेक्स्ट जो आपको दिख रहा है ये भी इसका चाइल्ड है भाई। जावास्क्रिप्ट में बोलते हैं इसको टेक्स्ट नोड या चाइल्ड नोड इसको बोलते हैं भाई। समझ में आ रही बात? ठीक है, समझ में आ गया। जो भी इसका कंटेंट है, चाहे वो एलिमेंट हो, जी सर। चाहे वो उसका टेक्स्ट लिखा हो, जैसे मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये उसका चाइल्ड कहलाएगा। यहां तक क्लियर होनी चाहिए बात आपको, ठीक हो गया। अब उसी तरह मैं यहाँ लिख देता हूँ H1 हेडिंग 1। अब मुझे बताओ कि हेड 1 किसका चाइल्ड है, H1 सॉरी H1, और हु इज द बॉडी का। पेरेंट ऑफ द बॉडी का। और लोग चुप बैठे हैं, जी सर बॉडी का होगा। बॉडी का चाइल्ड है। और हेडिंग 1 किसका चाइल्ड है, वो सर वो सर H1 H1 का है। H1 का चाइल्ड है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब एक और चीज, थोड़ा इसको और कॉम्प्लेक्स करते हैं ना, मजा आएगा। अच्छा मुझे ये बताओ कि HTML और H1 का क्या रिलेशन है? आप लोग बताओ, HTML और H1 का, अगर आप रियल लाइफ रिलेशन को, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन को समझते सर हैं, ये जो ग्रैंड समझता है चाइल्ड वो होगा। बता देगा। साथ भाई ने बोला ये नेस्टेड ग्रैंड चाइल्ड। चाइल्ड होगा, नेस्टेड सर चाइल्ड पेरेंट अजमल भाई ठीक चाइल्ड। है। या पेरेंट तो ये हेड हो गया ना, सॉरी बॉडी हो गया H1 का, तो ये पेरेंट तो नहीं हुआ। जी जी बोले बोले यार, गलत तो सलत तो जो भी हो या बोलो। H1 का, H1 का HTML से क्या रिलेशन है? साथ भाई ने बोला ये ग्रैंड चाइल्ड हो जाएगा इसका। अजमल भाई ने बोला है, अजमल भाई ने क्या बोला था, ये हो जाएगा, क्या बोला था अजमल भाई आपने, मैं भूल गया सॉरी। नेस्टेड चाइल्ड। नेस्टेड। नेस्टेड चाइल्ड, ठीक है। जी जी बताओ 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 बताओ, हमजा भाई, हमजा सईद भाई आप बताएं कि H1
का जो है असलान भाई बोल रहे हैं दादा है HTML H1 का। सही, ठीक है। तो असलान भाई की बात HTML मेरे जो को है लगती है। एक HTML जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आगे फिर इसके एट्रीब्यूट्स हैं इस तरह, तो ये ग्रैंड चाइल्ड ही बनता है HTML का। ठीक है, ठीक है। HTML भी एक एलिमेंट ही है ना। HTML तो लैंग्वेज तो है, पर यहाँ खुद एक एलिमेंट भी है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि इसका रिलेशन आपने बता दिया। ठीक है, अच्छा खिजरा आप बताओ, HTML का H1 से क्या रिलेशन है? जितना जल्दी बताओगे हम उतना जल्दी आगे बढ़ेंगे। सर नूर प्लान इलाही भाई आप भी फाइल बताओ। ओके भाई, नूर इलाही भाई रह गए, नूर इलाही भाई बताएं। तो भाई सो तो नहीं रहे? हेलो, लगता है ये क्लास को अटेंड करके पता नहीं कहाँ चलेगी। बहरहाल ऐसा नहीं किया करें आप लोग। जो भी ऐसा करता है अच्छी बात नहीं है, ये चीटिंग हो जाएगी। बहरहाल जिसने भी कहा है कि यार ये ग्रैंड चाइल्ड है, तो वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही है। जैसे कि रियल लाइफ में होता है ना यार, दादा का बेटा कौन हुआ? अबू, अबू का बेटा मैं हो गया। उसी तरह HTML का बेटा बॉडी है, हेड भी है, पर मैंने क्या बोला H1 के बारे में पूछा है। तो HTML का जो चाइल्ड है वो बॉडी है, उसका ग्रैंड चाइल्ड वो ये हो जाएगा H1। जैसे कि अरसान भाई ने बोला कि H1 दादा है, HTML दादा है H1 का, उसी तरह बिल्कुल उन्होंने सही बोला। तो ये ऐसे हायरार्की बनती है। HTML क्या है? HTML को हम रूट नोड भी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड, मैं कमेंट में लिख देता हूँ, दिस इज HTML is called as root node, रूट नोड या रूट एलिमेंट। ठीक है, नोड भी बोलते हैं, जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज में इसको नोड बोला जाता है। ठीक है, एलिमेंट को हम नोड कहते हैं। ठीक है, HTML is called as root node, मतलब ये जड़ है, सबसे पहला यही है। यहाँ से फिर उसके बच्चे निकलते हैं, फिर उसके बच्चे निकलते हैं, फिर उसके बच्चे निकलते हैं, ऐसे जनरेशन। इसको हम कहते हैं पूरी हायरार्की चल रही है। ठीक है, ये पूरी हायरार्की चल रही है। ठीक है, मेरा दादा उसका कोई पेरेंट होगा, फिर उसका कोई पेरेंट होगा, दादा का दादा, दादा फिर उसका मतलब मेरा परदादा, फिर उसका भी दादा, मतलब ये पूरी हायरार्की चलती आ रही है हमारी, जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, तो ये एक जनरेशन ही आप समझे, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप यही है और कुछ भी नहीं है। अब मैं जो है उस पे आता हूँ, लिस्ट पे। ठीक है, लिस्ट लिस्ट किस में रखते हैं हम? डायरेक्ट तो हम LI को नहीं रखते हैं। मैं डायरेक्ट LI को ऐसे यूज तो नहीं कर सकता। हाँ भाई, इसके लिए क्या करूं मैं? ये तो मुझे वार्निंग भी दे रहा है। ये अनऑर्डर देखो, लिस्ट यहाँ पर ऑर्डर warning। लिस्ट या ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करेंगे। इसको किसी ना किसी पेरेंट के अंदर रखना है। इसका जो करेक्ट पेरेंट है वो कौन है? यूएल ऑयल, यूएल या ऑयल। ये देखो, ये देखो, ये देखो लिखा भी हुआ है ऊपर, इस पे अवर किया, एलिमेंट मस्ट बी कंटेंट इन यूएल और ओएल, क्योंकि भाई ये पेरेंट एलिमेंट है। ये देखो यहाँ VS कोड महाराज भी बता रहे हैं, द LI एलिमेंट रिप्रेजेंट अ लिस्ट आइटम इफ इट्स पेरेंट एलिमेंट इज इन ओएल और यहाँ यूएल। और मेन्यू एलिमेंट भी कोई है, मुझे नहीं पता, मैंने यूज नहीं किया, हमने तो ये यूज किया है। ठीक है, होगा कोई ना कोई, अगर ये VS कोड कह रहा तो होगा ना कोई ना कोई। Then the element is an item of the parent element list as defined for those element. Otherwise, the list item is no defined list related relationship। देखा रिलेशनशिप का वर्ड कितना यूज हो रहा है? ये यहाँ फटा समझ में आ गया। यकीन करो आपको जावास्क्रिप्ट में कभी मुश्किल नहीं। जावास्क्रिप्ट में हम यही चीजें यूज कर रहे होते, पेरेंट चाइल्ड के रिलेशन को यूज कर रहे थे, डॉट डॉट लगा के। ठीक है, तो डायरेक्ट तो मैं ऐसे नहीं लिखता, तो मैं क्या करूंगा, एक पेरेंट ले लेता हूँ, यार मैं चाहता हूँ यूएल ले लूँ, अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, यूएल, और इसको मैं, इसकी क्लोजिंग टैग को मैं कहाँ लेके जाऊं? इस क्लोजिंग टैग को मैं कहाँ लेके जाऊं, मुझे बताओ। ये क्लोजिंग टैग में कहाँ रखूं? इसके नीचे रखूं? क्या यस क्या सर, ये सही है? नो सर, नो सर, तो सर ये LI के सही, जो वो LI LI के नीचे बंद करेंगे ना उसके नीचे आएगा। क्यों उसके नीचे क्यों बंद करूं? यहाँ क्यों नहीं बंद करूं? मैं ऐसे नहीं कर सकता क्या? तो सर लिस्ट आइटम का ओपनिंग टैग भी और क्लोजिंग टैग भी है, तो ये इसके क्लोजिंग टैग से ऊपर आ रहे हैं। जबरदस्त, क्या बात है, ये किसने बोला है? कौन भाई बोल रहे थे? मैंने, मोहम्मद साद खान ने। साद भाई, क्या बात है यार, गुड यार, ऐसा ही जवाब मैं आप लोगों को देख सकता हूँ। ठीक है, तो कोई ना कोई पेरेंट इसका है। ठीक है, तो यूएल और ऑयल किसके पेरेंट है? LI के। अब ऑयल बनाओ यूएल, मैंने यूएल बना दिया, मेरी मर्जी है। ठीक है, तो इसमें मैं क्या लिखता हूँ भाई? ओ मैं लिख देता हूँ क्रिकेट, मैं लिख देता हूँ भाई केक। ठीक है, केक, ठीक हो गया।
केक हो गया, ठीक हो क्या। अब एक और बना लेते हैं एल आई, क्योंकि एक और लिस्ट आइटम चाहिए जिसमें मैं रखूंगा भाई यहाँ पर टोमेटो। अब मैं क्या समझा रहा हूँ ये भी तो लिख दूं ना, व्हाट आई एम समझाइंग ना, व्हाट आई एम टेलिंग ऑल ऑफ यू कि नेस्टेड। अरे इसमें क्यों लिख रहा हूँ नेस्टेड, नेस्टेड लिस्ट का कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ भाई मेरे, उसके लिए इतनी काम आराम कहानी करनी पड़ रही। नेस्टेड लिस्ट, क्योंकि हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है ना, नेस्टेड लिस्ट, ठीक है। केक ठीक हो गया, और यहाँ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्या लिखूं? भाई क्या लिखूं यहाँ पर क्या लिखूं? यहाँ मैंने लिखा है केक, यहाँ पर क्या लिखूं? पिज्जा लिख दूं? पिज्जा लिख दिया। ये मैं क्या बना रहा हूँ, जो है लिख देता हूँ ऊपर, आइटम्स फॉर द गेस्ट। यार गेस्ट के लिए क्या क्या मुझे आइटम्स चाहिए फॉर द गेस्ट, केक मंगा लूं उनके लिए, पिज्जा मंगा लूं, और जैसे हम रियल लाइफ में लिस्ट बना रहे हैं उसी तरह ही हम यहाँ पर। यार क्लोजिंग टेक क्यों नहीं आ रहा है खुद ब खुद, क्या मसला है? ये लाइट मोड पे आ गया हूं, पता नहीं क्यों इशू कर रहा है, क्लोजिंग टेक नहीं दे रहा हूँ। और क्या मंगाया जाए मेहमान के लिए, जल्दी बताएं। सर सर सेवन कोल्ड मंगा ड्रिंक लेते भी हैं। होनी चाहिए। हाँ कोल्ड ड्रिंक सॉरी, कोल्ड ड्रिंक सही रहेगा, ठीक हो गया। अब यार यहाँ पर एक सिचुएशन है कि यार कोल्ड ड्रिंक कौन सी होनी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक तो मैंने लिख दिया है, पर कोल्ड ड्रिंक कौन सी होनी चाहिए, आप लोग बताएं। सर इसके मैं अंदर तीन सर इसके अंदर एक तीन और ऑप्शन, लिस्ट क्रिएट करेंगे। मैं जो है तीन ऑप्शन, आप इसका आउटपुट भी देख लेते हैं कि आउटपुट दे कैसा रहा है। तो यार ये मुझे हटाना है, ये कैसे हटाऊं मैं, ये हेडिंग 1 हटाना है, कैसे हटाऊं जल्दी बताओ। इस हेडिंग 1 मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं चाह रहा कि ब्राउजर शो कमेंट करे। करके कमेंट कर दो, कमेंट कैसे करूंगा, कंट्रोल से, ये हो गया, जान छूट गई मेरी, अरे भाई हट जा, नहीं हट रहा ये एक मिनट इसको दोबारा खोलते हैं, शो प्रीव्यू, ठीक हो गया। यार इंडस्ट्रियल लिस्ट इसके सामने बहुत छोटा लग रहा है, इसको मैं क्या करता हूँ H1 कर देता हूँ कि यार ये टॉपिक है, और इसको मैंने, यार ये क्या इशू है, रिफ्रेश नहीं कर रहा है तो भाई यार चलो जो भी है, इसको हम फिर देखते हैं क्या मसला है, वरना ये खुद ब खुद को अपडेट कर देते हैं इसको। बहरहाल ये मेरा आइटम है मेहमानों के लिए। अब मैं चाह रहा हूँ यार कोल्ड ड्रिंक कौन सी होनी चाहिए। अब मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि एल आई क्या है, यूएल के रिलेशन में एल आई क्या है, सर उसके चाइल्ड है। वो कैसे पता चल रहा है कि वो उसके ओपनिंग और क्लोजिंग टेक के अंदर है, सिंपल। अब सिचुएशन समझो, सिचुएशन ये है कि यार कोल्ड ड्रिंक, पर कोल्ड ड्रिंक कौन सी चाहिए हमें, कौन सी कोल्ड ड्रिंक मंगाऊं भाई। तो मेरे पास तीन ऑप्शन है, तो एक काम करता हूँ, वो तीन ऑप्शन में यहाँ लेता हूँ। 7 अप, जिसको ये चीज समझ में आ रही है वो समझ गया होगा कि मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है, क्यों, और सबकी फेवरेट कोका कोला, कोका कोला। अब देखो यार, ये देखो फिर से रिफ्रेश नहीं कर रहे यार, ये मैं यहाँ ब्राउजर भी नहीं खोल सकता, वरना मुझे बार बार स्क्रीन को चेंज करना पड़ेगा। अब देखो मसला पता है यहाँ पर क्या हो रहा है कि यार ये इसी लिस्ट के साथ आ रहा है, ये क्या कर रहा है, ये इसी लिस्ट के साथ आ रहा है। मैं ये चाह रहा हूँ कि यार ये जो कोल्ड ड्रिंक का सेक्शन है वो कोल्ड ड्रिंक के नीचे आया है ना, ये इसके नीचे आए, इसके नीचे क्यों आ रहा है, ये तो कोल्ड ड्रिंक का सेक्शन है। या किसी का माइक खुला हुआ है, काइंडली ऑफ करने, तो ये कैसे, इसको कैसे सॉल्व करूं, अगर किसी सर को आता है तो कोल्ड बता ड्रिंक दे। के सर कोल्ड ड्रिंक के एल जो है उसमें आप है ना यूएल और एल लगाएंगे। अच्छा आप ऐसे कर रही हैं कि मैं यहाँ पर जो है एक यूएल बना लूं, ठीक है यूएल बना दिया, क्या मैं LI इसको लगाएं डायरेक्ट नहीं रख सकता? और ये नहीं सर इससे गलती करेंगे, ड्रिंक के अंदर ही एक और और ये लिस्ट मैंने आइटम क्या क्रिएट किया, करेंगे उसके अंदर है। ठीक है मैंने रख दिया है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, दोबारा शॉप रिव्यू करता हूँ, ये खुद ब खुद रिफ्रेश पता नहीं क्यों नहीं कर रहा, आई डोंट नो। ये देखो अब मेरा मसला हल हो चुका है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट।
अच्छा ये देखें, अब मेरा वो मसला हल हो चुका है जो मैं चाह रहा था कि यार ये जो कोल्ड ड्रिंक है ना, जो मेरी यहाँ 7 अप कोका कोला आ रही है, वो इस कोल्ड ड्रिंक सेक्शन के नीचे आना चाहिए, वरना पहले क्या हो रहा था वो इसी के नीचे बन रही थी लिस्ट। तो ये किसने मेरा मसला हल किया? ये मेरा मसला हल किया ये नेस्टेड लिस्ट में। तो नेस्टेड लिस्ट ऐसे बनती है। अब नेस्टेड लिस्ट में आपको बता रहा था कि पेरेंट चाइल्ड समझ में आएगा तब नेस्टेड लिस्ट आपको इजीली समझ में आएगी। तो नेस्टेड लिस्ट क्या है कि एलिमेंट के अंदर एलिमेंट बनाना। अब मुझे आप लोग बताएं कि यहाँ हमने नेस्टेड यूज नहीं किया, बॉडी के अंदर हमने H1 बनाया, H2 बनाया, तो ये क्या है? नेस्टेड एलिमेंट्स हो गए किसके? बॉडी के। ठीक है, चाइल्ड एलिमेंट उसके नेस्टेड एलिमेंट्स। समझ में आ रही बात आप लोगों को? ये यूएल अब बताएं किसका चाइल्ड है। अब यहाँ आयरन, ये आप देखें, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर आज यस सर। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि ये यूएल किसका चाइल्ड है? अभी LI का। एल का चाइल्ड है। देखो मजा देखो यूएल एल आई, यहाँ पर यूएल का चाइल्ड है और यहाँ यूएल एल का चाइल्ड बन चुका है क्योंकि वो इस एल आई के अंदर आ रहा है। ठीक हो गया? तो जिसके अंदर वो आएगा वो उसका नेस्टेड एलिमेंट कहलाएगा, क्या वो चाइल्ड एलिमेंट कहलाएगा। हम इसको प्रोग्रामिंग में नेस्टेड बोलते हैं, चाइल्ड भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो नेस्टेड लिस्ट यही है। अब इसके अंदर भी आप चाह रहे हो कि यार कोको कोला में जो आप यहाँ एक काम करो, क्या लिखूं मैं? लिम्का लिख दो। ठीक है, कि लिम्का लिम्का पीना चाहेंगे। ठीक हो गया? अब लिम्का लिम्का में भी बहुत सारे लिम्कास आते हैं, बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं। ठीक हो गया? तो अगर मुझे जो है लिम्का के फ्लेवर्स लिखने हैं, इसको रिफ्रेश करो, इससे रिफ्रेश नहीं होता है। अच्छा मुझे लिम्का के फ्लेवर्स लिखने हैं, तो मैं क्या करूँ? जल्दी बताओ। सर लिम्का के अंदर हम एक और यूआई इसका ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करेंगे, उसके अंदर लिस्ट आइटम लिखेंगे। तो लिम्का की एलआई के अंदर ना, इस बार मैं एलआई यूएल ऑयल यूज करना चाहता हूँ। ऑयल को भी तो मौका मिले ना। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑरेंज। ऑरेंज कलर का कोई लिम्का होगा, उसके बाद एक एलआई बनेगा ऑरेंज। और क्या लिख रहे हैं आप? कुछ पर्पल, यार अभी मुझे माइंड में नहीं आ रहा। शो प्रीव्यू। अच्छा ये देखो, ये देखो लिस्ट के अंदर लिस्ट, फिर उसके अंदर एक लिस्ट। तो ये क्या है? नेस्ट होता जा रहा है। तो आप ये कितने भी लेवल तक इसको लेके जा सकते हो। ठीक है, ये फर्स्ट लेवल हो गया, ये सेकंड लेवल हो गया, मतलब ये लेवल्स इनको कहते हैं लेवल्स। फर्स्ट लेवल हो गया, फिर ये सेकंड लेवल हो गया, इसके अंदर कोई बनाऊंगा, पर्पल के अंदर कोई बनाऊंगा तो वो थर्ड लेवल हो जाएगा, वो ऐसे खुलेगा। फिर ये लेवल्स के ऊपर लेवल्स लेवल के, तो ये से चलता जाएगा। नेस्टिंग इसको कहते हैं, सिंपल। और जावास्क्रिप्ट की टर्म में इसको बोलेंगे डिसेंडेंट। डिसेंडेंट मतलब क्या? कंफ्यूज नहीं होना कि HTML का मैंने आपको बताया ना, ये जो H1 है ये HTML का क्या है? ग्रैंड चाइल्ड है। तो हम इसको कहेंगे डिसेंडेंट चाइल्ड ऑफ HTML। जो डायरेक्ट चाइल्ड नहीं होता ना, डायरेक्ट चाइल्ड का क्या मतलब है कि मतलब बॉडी का ये जैसे मेरे अबू है, मैं उनका डायरेक्ट चाइल्ड हूँ, पर मैं अपने दादा का डायरेक्ट चाइल्ड नहीं हूँ ना, तो मैं अपने दादा के लिए हो गया डिसेंडेंट, डिसेंडेंट चाइल्ड। उसी तरह HTML के लिए ये डिसेंडेंट है। उसी तरह आप फिर जितने भी लेवल में इसको लेके जाओगे ना, वो सारे उसके डिसेंडेंट चाइल्ड कहलाते रहेंगे HTML के। फिर ये सारे डिसेंडेंट चाइल्ड है, मतलब ग्रैंड चाइल्ड का वर्ड यूज नहीं होता यहाँ पर यूज होता है डिसेंडेंट चाइल्ड का। ठीक है, ये रहा डिसेंडेंट चाइल्ड। यहाँ पर हम ग्रैंड चाइल्ड का वर्ड यूज नहीं करते, ग्रैंड पेरेंट करते हैं चाइल्ड पर, ग्रैंड चाइल्ड के लिए हम यूज करते हैं डिसेंडेंट। जैसे कि दादा का दादा, मेरा दादा, फिर उसके ऊपर उनका अबू, वो परदादा हो गया, उनका अबू, अब परदादा का परदादा, परदादा मतलब है तो वो परदादा ही ना। तो उसी तरह डिसेंडेंट चाइल्ड है कि मतलब चाइल्ड के अंदर चाइल्ड, उसके अंदर एक और चाइल्ड, उसके अंदर एक और चाइल्ड, तो वो सारे डिसेंडेंट चाइल्ड की कैटेगरी में आएगी। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना, ये CSS भी आपको काम देगी, पेरेंट चाइल्ड डिसेंडेंट चाइल्ड। फिर नेस्टेड लिस्ट भी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, ठीक है। नेस्टिंग, नेस्टिंग इस प्रोसेस को हम नेस्टिंग बोलते हैं कि चाइल्ड के अंदर चाइल्ड, चाइल्ड के अंदर, इसके प्रोसेस को हम नेस्टिंग कहते हैं। ये देखिए, नेस्टिंग इन द context of HTML refers to the placing one element inside another element. This allows you to create a more complex and organized structure of web page. अब ये देखो इसकी understanding the parent-child relationship in HTML elements can be nested inside. देखो nested का word, child या nested बात एक ही है। Inside other elements, creating a parent-child relationship. The element containing another element is the parent, and the element inside is child. ठीक है, एलिमेंट्स कैन है मल्टीपल चिल्ड्रन एंड दोस्त, मतलब ये सारी मैं गिटहब पे डाल दूंगा तो पढ़ लेना। वही चीज है जो मैंने आपको बताई है। यहाँ तक क्लियर है? नेस्टेड चाइल्ड, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है तो बोलो।
फिर आगे बढ़े। यस सर। ठीक है सर भाई, इसका सबको समझ में आ इम्पोर्टेंस गया? बता दे सर, इम्पोर्टेंस क्या है इसका में? इसका जावास्क्रिप्ट पे जब डॉम पढ़ोगे ना, तब आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ लिखा था कि इसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। आपको जावास्क्रिप्ट में मुश्किल नहीं होगी यार, यकीन करो, मुझे जावास्क्रिप्ट में बड़ी मुश्किल होती थी समझने में, यार ये हो कैसे रहा है काम, या जा एचटीएमएल में ये चीज हो कैसे रही है। तो यार मैंने तकरीबन 3-4 महीने लगाए इसको समझने में, तब जाके मुझे ये समझ में, क्योंकि मुझे समझाने वाला ऐसा कोई था नहीं जो मुझे इतना ईजी करके समझाए चीजों को। वो बड़े बड़े वर्ड्स यूज कर रहे होते थे, ठीक है, जैसे कि विकीपीडिया पे आप जाते हो, कोई भी आर्टिकल सर्च करते हो, तो आपको इतना इजीली समझ में नहीं आता है। मैं आपको उसका एग्जांपल भी दे देता हूँ, ताकि जो मेरे साथ सिचुएशन हुई थी आपके साथ वो ना हो, इसलिए मैं आपको इतनी इजी करके चीजें समझाता हूँ। ये तो ये वाला नहीं खोलना था, एक मिनट। अच्छा ये ठीक है, ये नजर आ रहा है आपको? व्हाट इज जावास्क्रिप्ट सर्च करते हैं, ठीक है, विकिपीडिया। मोजिला उसकी ऑफिशियल डॉक्स को ही खोल लेते हैं के लिए, उसके इसको भी खोल लेते हैं, और W3 स्कूल को भी खोल लेते हैं। ये नजर आ रहा है आपको? यस सर, हेलो, यस अब सर, आ रहा है नजर। देखो ये पढ़ो क्या लिखा हुआ है। जावास्क्रिप्ट इज अ हाई लेवल लैंग्वेज ऑफन जस्ट इन टाइम कंपाइल लैंग्वेज दैट कम फ्रॉम ECMAScript स्टैंडर्ड। इट इज डायनामिक टाइपिंग प्रोटोटाइप बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड फर्स्ट। मतलब बंदा पढ़ते पढ़ते थक गया है, इतनी सारी चीजें लिखी हुई है, आपको कख समझ में नहीं आएगा जो बिगिनर बंदा होगा। अब मुझे तो सारी चीजें पता है क्या चीजें, पर कोई बिगिनर बंदा जाएगा उसको कैसे समझ में आएगा यार क्या लिखा हुआ है, ठीक है। उसी तरह दूसरे वेब पेज पे भी क्या लिखा हुआ है, यहाँ का नाम का नहीं। JavaScript is a scripting or programming language that allows you to implement complex features on the web page. Every time a web page does more than just display static information। मतलब कितने हेवी वर्ड यूज किए हुए हैं यहाँ पर। अब ये वेबसाइट देखो, यहाँ मैं जाता हूँ, JavaScript is the world's most popular programming language. Java is the programming language of the web. JavaScript is easy to learn। मतलब कितने आसान अल्फाजों में लिखा, मतलब चीज तो वही बता रहा है वो, ठीक है। अगर इसके इंट्रोडक्शन में भी आए तो देखो कितना इजी करके यहाँ लिखा हुआ है। वन ऑफ द मेनी जावास्क्रिप्ट HTML मेथड इज गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, तो ये डायरेक्ट इस पे आ गया। पर बहरहाल यहाँ पर इसका कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन लिखा होगा, पर आप चीज देखो, ये चीज कितनी समझने में आपको समझ में नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है जब तक आपको इसकी नॉलेज ना हो। उसी तरह यहाँ पर भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, पर ये भी आपको बहुत ही कम समझ में आएगा ये क्या कहना चाहता है। पर आप जब इसको पढ़ोगे ये चीज आपको समझ में आ रही, क्योंकि आप इन वर्ड से फेमिलियर। बात समझ रहे हो मेरी, कि मुझे इतना टाइम क्यों लग गया समझने में, क्योंकि मैं डिफरेंट डिफरेंट वीडियो यूट्यूब पे सर्च करता था, तो वो अपने टीचिंग स्टाइल के हिसाब से वो इतना मुश्किल करके समझाते थे। मुश्किल इन सेंस के वो समझते थे कि आज सामने वाले बंदे को इन सारी चीजों की नॉलेज है, और हम तो ठहरे बिगिनर, हमें तो कख नहीं पता यार ये क्या चीजें हैं, ये डायनेमिक क्या है, स्टैटिक क्या है, ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या है। तो कहने की बात ये है कि मतलब कंटेंट तो आपको वो सही बता रहा है, पर उसके बताने का तरीका और उसकी जो वर्डिंग है वो थोड़ी चेंज है, जिसकी वजह से आपको मुश्किल हो रही थी। उसी तरह इंडियन जो यूट्यूबर होते हैं वो एक एक चीज को बिल्कुल जीरो से समझाते हैं, हमें समझ में आ जाता है। आपने वो मीम्स भी देखी होंगी कि यार रैंडम इंडियन यूट्यूबर गिविंग क्लासेस ऑन, मतलब लेक्चर्स ऑन यूट्यूब, तो बच्चों के दिमाग तक घुस जाती है, क्योंकि वो उनसे फेमिलियर वो वर्ड्स या वो चीजें यूज कर रहा होता है, और बच्चों को भी समझ में आ जाता है। आप कहते हो यार मुझे कहीं से भी समझ में नहीं आया, आपकी वीडियो देखी मुझे समझ में आया। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो उनसे फेमिलियर वो चीजें यूज कर रहा होता है। तो यार ये मैं सारी चीजों से गुजरा हुआ हूँ, इसलिए मैं आपको उन चीजों से मतलब वो करवाता हूँ जो चीजें जिनसे मुझे नहीं गुजरना पड़ा, सॉरी, जिनसे मैं गुजरा हूँ उनसे आपको नहीं गुजरना पड़े। सिंपल जो मैं शब्दों में बात करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसलिए आपको एक एक चीज को डिटेल में इतना इजी करके समझाता हूँ और आपको समझ में भी आ जाता है। यकीन करो, अगर आप खुद से ये पढ़ने जाओगे ना, आपको 3-4 महीने मेरी तरह लग जाएंगे। अगर आपको बिल्कुल मेरी तरह स्लो लर्नर हो, तो मैं स्लो लर्नर हूँ, सीधी बात है। मुझे इतनी जल्दी चीजें समझ में नहीं आती जब तक कोई
इजी तरीके से नहीं समझा है, क्योंकि इसमें हेवी वर्ड्स यूज होते हैं, डायनामिक, स्टैटिक। अब जब तक इनका आपको मतलब सही से समझ में नहीं आएगा, आपको कुछ चीज समझ में नहीं आएगी। ठीक है, क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। सर गो लाइव कर ले, क्या मतलब? गो लाइव करने का क्या मतलब है? सर गो लाइव कर ले, नूर भाई, सर वो इसका सर वो मतलब लाइव सर्वर ऑन कर लेते, रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती, इसलिए वो कह रहे थे। अच्छा, लाइव सर्वर पता है क्या मसला है? आप देखो, गो लाइव तो मैंने कर दिया, ठीक है, लाइव सर्वर मैंने खोल दिया है। अब मसला ये, मेरे पास तो ब्राउजर शो है, आपके पास शो नहीं होगा, आपके पास ब्राउजर शो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट टीम में ये है कि मुझे एक स्क्रीन एक टाइम पे खोल के वो दिखाता है। दूसरी मतलब, अगर मैंने ब्राउजर खोला वो आपको नहीं दिखा, मुझे दिखेगा पर आपको नहीं दिखेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि मुझे यहाँ से इस ये सर वो स्क्रीन को बार बंद बार करना क्लिक पड़ेगा, करना होगा। इसको बंद करना पड़ेगा, और मुझे फिर वहाँ ब्राउजर की स्क्रीन को यहाँ लाना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हो बात? तो ये मसला होता है, और कुछ नहीं है। वरना मैं आपको ब्राउजर में समझाऊं, पर मुझे बार बार स्क्रीन को शिफ्ट करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसलिए मैंने इसी VS कोड के अंदर ब्राउजर आप लोगों के इंस्टॉल कर लिया है, ताकि मुझे बार बार इधर उधर भागना नहीं पड़े। ठीक है, तो ये नेस्टिंग भी समझ में आ गया आप लोगों को। इसके बाद बढ़ते हैं लिंक्स एंड एंकर्स। यार टाइम ज्यादा तो नहीं हो गया? हमने 11:30 बजे ज्यादा स्टार्ट तो की हो थी ना गया। क्लास, और टॉपिक्स भी तो इतने हैं ना, और ज्यादातर मैं फिर डिटेल में समझा रहा होता हूँ, तो ये टाइम ज्यादा लग जाता है। अच्छा, इसको देख लेते हैं, आज थोड़ी क्लास लंबी कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। ये चीज हम कवर कर लेते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ HTML जल्दी जल्दी हमारी कवर हो जाए, और सारे कोई टॉपिक भी नहीं रहे। ठीक है, अब लिंक और एंकर्स को देख लेते हैं। अब लिंक और एंकर क्या है? ये एक पेज से दूसरे पेज पे हमें लेके जाती है, एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट करती है, एक रिसोर्स को दूसरे रिसोर्स से कनेक्ट करती है। रिसोर्स का क्या मतलब? इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो जैसे हम कह रहे होते हैं ना, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में हाइपर टेक्स्ट जो चीज बनाती है ना, वो है एंकर टेक्स्ट। जो हम एंकर का एलिमेंट है वो यूज करते हैं। मैं अब इसको कमेंट कर दूंगा तो ये मुझे नहीं दिखेगा। अगर मैं जो है इसको दोबारा शो पे रिव्यू करूं, तो ये देखो गायब हो जाएगा। ठीक हो गया, क्योंकि इसको मैंने कमेंट कर दिया। अब हम यहाँ पर आते हैं, और हमारे एंकर टैग को जल्दी से शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल है। मैं क्या करूंगा, H1 टैग लूंगा और एंकर टैग या एलिमेंट लिख देते हैं। अब आपको वैसे भी इसका फर्क समझ में आ गया है, तो मुझे लिखने में कोई ठीक हो गया। अब एंकर टैग के लिए हम ए का टैग यूज करते हैं, ये ए का टैग। ठीक है, अब इसके मजीद एट्रीब्यूट होते हैं। ए का टैग तो मैंने यूज कर लिया, पर ए में हमें इस टैग के अंदर हमें एट्रीब्यूट यूज करने पड़ते हैं। तो सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है वो href। href क्या करता है? ये आपको एक सहूलत देता है कि आप इसके अंदर कोई भी लिंक डाल दो जिसको आपको कनेक्ट करना है दूसरे पेज से। यही वो चीज है, यही href है जो आपको इस हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को पॉसिबल बनाता है। इस वेब को यही चीज पॉसिबल बना के बैठा हुआ है। ठीक है, हमारे वेब का मकसद यही है, एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट करना। एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट करने वाली चीज ही यही है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हमें क्या पर देना पड़ता है? लिंक देना पड़ता है। तो लिंक में यहाँ देता हूँ www.google.com। ठीक है, google.com का लिंक मैंने दे दिया, और यहाँ मैं लिख दूंगा। अब ठीक है, लिंक तो मैंने दे दिया, पर वो मुझे यहाँ शो नहीं करेगा। आप देखना, शो कब करेगा? क्योंकि देखो मैंने लिंक तो दे दिया है, पर शो कराने के लिए मुझे इस पे कंटेंट भी तो लिखना पड़ेगा ना। उसका कंटेंट जब तक नहीं लिखूंगा वो शो नहीं करेगा। तो कंटेंट लिखूंगा, मैं लिखता हूँ भाई गूगल। तो आप देखोगे, शो प्रीव्यू करूंगा तो आप देखोगे, ये देखो मेरे पास यहाँ गूगल शो हो गया, वो लिंक उसके अंदर छुपी हुई है। ठीक है, अब इस पर क्लिक करूंगा तो क्या होगा? ये मुझे गूगल के पेज पे लेके जाएगा, पर ये जो है इसके लिए मुझे आपको ब्राउजर पे लेके जाना पड़ेगा। तो एक मिनट, मैं पूरी स्क्रीन को मुझे शेयर करना पड़ेगा। एक मिनट मुझे दे। आ, ठीक है, अब ये पूरी स्क्रीन शेयर हो रही है। ठीक है, तो ये लाइव सर्वर ओपन किया हुआ है। लाइव सर्वर भी एक एक्सटेंशन है, उससे ये फायदा होता है कि आपको को बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है। तो इसको मैंने क्लोज किया। एक मिनट, अब जैसे इस पे गो लाइव पे क्लिक करूंगा ना, तो लाइव सर्वर की एक्सटेंशन भी आपको दिखा देता हूँ। लाइव सर्वर, ठीक है,
लाइव सर्वर यहाँ से इंस्टॉल करोगे, ऋत्विक दे नाम के डेवलपर ने बनाई भी, इंस्टॉल हो गई। इसके बाद आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा गो लाइव पर। जैसे ही क्लिक, अब इसकी जरूरत नहीं है मुझे, मैं आप ब्राउजर में डायरेक्ट उसको खोले। ब्राउजर में खोलने का एक तरीका ये है कि आप कॉपी करो, यहाँ से कॉपी को पाथ को करो, इसके बाद यहाँ पर जाओ और यहाँ पर जो है आप इसको पेस्ट कर दो। तो ये देखो मेरा पेज खुल गया है। अब यहाँ मैं कोई भी चेंजिंग करूंगा ना, अगर मैं यहाँ कोई भी, देखो अगर मैं यहाँ पर कोई भी चेंज, मैंने ऐसे ये लिख दिया है, अब ये मुझे शो नहीं हो रहा है। कब कब शो होगा? जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, तो रिलोड किया तब शो होगा। तो अगर मैं चाह रहा हूँ कि यार मुझे रिफ्रेश करने की नीड ना पड़े, तो मैं क्या करूंगा, गो लाइव कर दूंगा। अब ये पेज खोल देगा मेरे पास, ये देखो। अब मुझे बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैं कुछ भी चेंजिंग करूंगा, कुछ भी मैंने चेंजिंग किया, इसको हटा के मैं लिख देता हूँ जीत कुमार, और मैं चला गया इस पे। ये देखो खुद ब खुद चेंज हो गया, खुद ब खुद रिलोड कर देता है। तो मैं इसको साइड बाय साइड रख देता हूँ, ठीक है। अब मैं कुछ भी लिखूंगा ना यहाँ पर, सेव किया, ये देखो खुद ब खुद रिलोड हो गया। तो ये कौन कर रहा है? ये गो लाइव का एक्सटेंशन मुझे मेरी हेल्प कर रहा है, ठीक है। अभी एचरेफ कैसे कनेक्ट कर रहा है? अब जैसे इस पे क्लिक करूंगा, आप देखना गूगल का पेज खुल जाएगा। देखो ये है हमारा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लिंक, सॉरी हाइपर टेक्स्ट लिंक, क्योंकि ये है तो टेक्स्ट ना, इसको हमने हाइपर टेक्स्ट में आप कैसे कन्वर्ट किया, ये लिंक हमने लगा दी इसके अंदर। तो मैं आपको शुरू में बता रहा था हाइपर टेक्स्ट हाइपर टेक्स्ट हाइपर टेक्स्ट, तो हाइपर टेक्स्ट यहाँ से आया है। ये हमने लिंक लगा दिया। अब ये क्या कर रहा है, मेरे पेज को गूगल के पेज के साथ जोड़ रहा है, सिंपल लिंक कर रहा है। अब इस पे क्लिक करूंगा तो गूगल पेज पे चले जाऊंगा। इस पे इमेजेस पे क्लिक करूंगा तो ये भी कोई है, ये भी कोई हाइपर टेक्स्ट ही है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ से डेवलपर टूल्स में जाके, ठीक है, काफी छोटा हो गया है, ऑलरेडी छोटा था। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते। अब मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा, आप देखना इस पे ए का टैग लगा होगा, ए का टैग लगा होगा, देखना। तो भाई किधर है? ये देखो, ये दिख रहा है आपको? ये देखो नीचे ए का टैग, ये ए का टैग लगा हुआ है, देख रहे हो? ये वही चीज है। ये क्या है? ये लिंक बना रहा है, एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट कर रहा है। तो यही यही वो मैजिक करता है जो मैं आपको बता रहा था, कि एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट करने वाली यही चीज है हमारी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को बनाने वाली चीज यही है, ठीक है। ओपन विथ लाइव सर्वर दोबारा करूंगा, तो हमारा पेज मैंने क्लोज कर दिया था। अब ठीक है, एक तो एट्रीब्यूट ये हो गया, ये सबसे मेन एट्रीब्यूट है, ये तो लगाने लगाना है। इसके बाद एक एट्रीब्यूट आता है टारगेट का, टारगेट। अब ये एट्रीब्यूट क्या करता है, किसी को पता हो तो बताए। व्हाट डज दिस एट्रीब्यूट डू? सर जी जो साहब भाई बताएं। हम मतलब जो सर ये करता है कि अगर टारगेट लगाएंगे तो हमारे नेक्स्ट टैब में गूगल की साइड ओपन करेगा। अरे सही है, जबरदस्त। अब बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है? बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या थी, मैं भूल गया हूँ। अच्छा, बाय डिफॉल्ट ये सेल्फ है होता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये सेल्फ होता है, ठीक है। ये इसकी वैल्यूज है, जैसे अंडरस्कोर, फिर ये वैल्यू लगी होती है। अब इस पे क्लिक करूंगा तो उसी पेज पे इसको खोल देगा। मैं नहीं चाह रहा कि उसी पेज पे इसको खोले, ठीक है। अगर ये नहीं भी लगाऊं ना, तो ये उसी पेज पे खोलेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू यही है जो ब्राउजर ने दी हुई है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार इसको नेक्स्ट पेज में खोले, तो मैं क्या करूंगा, ब्लैंक ब्लैंक कर दूंगा। तो जैसे इस पे क्लिक करूंगा, ये दूसरे टैब में खुल जाएगा। अब ये देखो दूसरे टैब में खुल गया, मेरा पेज यहाँ पर है, ये दूसरे टैब में खुल गया। तो ये देखो, अब यहाँ पर मैंने जीमेल इमेज पे क्लिक करूंगा तो इमेज पे वो सेल्फ वाला लगा हुआ है। जीमेल पे क्या लगा हुआ है, इमेजेस पे क्या लगा हुआ है, वो सेल्फ वाला लगा हुआ है, ठीक है। इमेजेस गूगल ने इमेजेस वाले पे, वो जो टारगेट पे है ना, वो सेल्फ वाला लगाया हुआ है इमेजेस। इसके एलिमेंट पे क्लिक करना चाह रहा हूँ, उस पर क्लिक कर देता है इमेजेस। अगर इसको मैं आपको दिखाऊं, इसका टारगेट एट्रीब्यूट, ये इसका टारगेट एट्रीब्यूट। यार एक तो ये इस साइड में हो जा, यार ये बड़े मसले हैं इसके अंदर। देखो साइड में भी नहीं हो रहा ना, ये मैं इसको दिखाऊंगा से आप। ये देखो, ये देखो टारगेट यहाँ पर, यहाँ टॉप लिखा हुआ है। अब ये पता नहीं कौन सा टारगेट है। बहरहाल ये सेल्फ होता है, ठीक है। सेल्फ से ये है कि उसी पेज के अंदर खुल जाता है। मैं चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट पेज पे खुले, तो मैं क्या करूंगा, इसको कर दूंगा ब्लैंक। ब्लैंक से क्या होगा कि ये मेरी जो है ना, गूगल को वो दूसरे पेज पे खोल देगा। इस पे जैसे क्लिक किया, वो दूसरे पेज पे खोल देगा, ठीक है। उसी तरह इसकी और भी वैल्यूज होती है।
अगर आप कंट्रोल स्पेस दबाओगे तो देखो टॉप, टॉप भी कोई वैल्यू, मुझे नहीं पता इसका क्या काम है, पर ये देखो ब्लैंक सेल्फ। पेरेंट का कुछ और मतलब है, वो बाद में देखेंगे। पेरेंट का मतलब है जो उसके पेरेंट की टारगेट की वैल्यू दी होगी वो उसको अडॉप्ट कर लेगा। ठीक है, इसका कोई पेरेंट, इसका पेरेंट बॉडी, अगर बॉडी के अंदर मैंने कोई एचएरएफ लगाया होगा तो वो उसके टारगेट को अपना टारगेट समझ लेगा। ठीक है, तो उस पर नहीं जाते। तो ब्लैंक हम ज्यादातर यूज करते हैं ताकि हम उसको नेक्स्ट पेज में लेके जाए। ठीक हो गया, ये चीज समझ में आ गई? कोई जाए नहीं, मैं आपको यस अटेंडेंस का सर। लिंक दूंगा। ठीक है, ठीक हो गया भाई। इसके बाद एचरेफ के अंदर और भी एट्रीब्यूट आते हैं। अब एचरेफ के अपने मजीद हैं, जैसे कि ये मेल टू हो गया। इसको लगाने का तरीका मैं भूल चुका हूँ क्या था, कि हम ज्यादातर इसको इतना यूज कर रहे नहीं होते हैं। लिंक्स, ठीक है, लिंक्स हो गया। अ, एक मिनट, तो ये सारी रामकानी में बता रहा है, तो जो मैं चीज ढूंढ रहा हूँ वो किधर है? अरे भाई किधर है वो? ये रहा मेल टू। ये कैसे लगाते हैं यार? ये याद है किसी को? यहाँ पर लगाना होता है ना वो मेल टू, यहाँ ऐसे लगा के फिर हम वो मेल लगा रहे होते हैं। इसके अंदर टाइटल का भी एट्रीब्यूट होता है, वो भी देख लेते हैं एक मिनट। टाइटल का क्या काम है? लिंक टू गूगल, लिंक टू गूगल। अब देखो इस पे हवर किया तो देखो मेरे पास आ गया, ये देखो, देख रहे हो आप? हवर का क्या मतलब होता है? इस पे लेके जाना, उसके बाद से माउस का कर्सर लेके जाना। आप देखो इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, जो मैंने उसके अंदर लिखा है वो लिख के आ गया, एक पॉपअप टाइप बन के आ गया। ठीक है, तो टाइटल एट्रीब्यूट का ये काम है। और मेल टू यार, मेल टू किधर है यार? मेल टू नहीं मिल रहा मुझे, एक मिनट। मेल टू, मेल टू, इसको मैं एक मिनट के लिए बंद कर देता हूँ। तू तो साइड में हो जा भाई मेरे। अच्छा ये रहा, मैं सही बता रहा था यार, असल में यूज हम उतना करते नहीं है, बड़ी दिक्कत होती है। ये देखो, ये कॉपी भी नहीं करता ना यार, पता नहीं क्या है। अच्छा ठीक है, ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पर, वो तो बात पेस्ट हो गया। अब ये देखो, अब ये करता क्या है, मेल टू का ऑप्शन ये क्या करता है, ये एक ऐसी लिंक हमें बना के देता है। ये रिफ्रेश नहीं हुआ, क्यों रिफ्रेश नहीं हुआ? अच्छा मैंने सेव नहीं किया इसको, सेव करोगे तभी रिफ्रेश होगा। ये सेव किया, ये देखो। अब जैसे इस पे क्लिक करूंगा मेरा मेल बॉक्स खुल जाएगा, ये देखो मेल बॉक्स खुल गया। ऑटोमेटिक जो ईमेल मैंने यहाँ दी हुई थी वो मेल बॉक्स में सेव हो जाएगी। ये देखो, मेल ईमेल आईडी example.com, जीत के रामनानी @hotmail.com। ठीक है, तो एच, सॉरी, मेल टू का काम ये है, ये एचरेफ के अंदर हम लगाते हैं इसे, ताकि आपको ऐसी लिंक बन जाए कि जो आपके मेल पे खुले। उसी तरह एक टेल टू के नाम से भी आती है, टेल टू है, पता नहीं क्या है, टेल, टेल है, टेल टू है। अच्छा, इसको देखने के लिए ना, इसको देखना है आपको, तो आप क्या करो, ये देखो इतने सारे आ गए। लिंक हो गया, लिंक अगर कोई डालनी है तो जैसे ये गूगल मैंने लिखा हुआ है, अगर ये डालना है तो आप ये कर दो, ये देखो। अगर आपको कोई मेल डालना है तो आप ये देखो, खुद ब खुद इसने मुझे दे दिया, सिर्फ आप मुझे उसका दिखना पड़ रहा है। टेल डालना है, ये देखो टेल, ये रहा टेल, मतलब आप अपना नंबर इसमें डाल सकते हो। जैसे ये मैंने अपना व्हाट्सएप का नंबर दे दिया यहाँ पर। ठीक है, तो आगे मैं लिख दूंगा, वहाँ है व्हाट्सएप नंबर। मेल टू में अपनी ईमेल दे दूंगा, ताकि अगर कोई भी इस पर क्लिक करे तो वो ईमेल बॉक्स खुल जाए और मेरी ईमेल ऑटोमेटिक उसमें आ जाए। और यहाँ पर मुझे किसी वेबसाइट का देना है तो यहाँ लिख दूंगा। ठीक है, तो ये कुछ इसके एचएरएफ के अंदर कुछ इसके निजाम कहानी है। ठीक है, इसको मैं सेव करूंगा तो ये मुझे यहाँ शो कर देगा। ठीक है, तो ये एचएरएफ, ये एंकर टैग समझ में आ गया आप लोगों को? जी,
एंकर टैग समझ में आ गया आपको? यस सर आगे से। अच्छा ठीक है, बस अब लास्ट पढ़ते हैं। यस सर। लास्ट टॉपिक है हमारा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ये बहुत इजी है, तो ये भी कर लेते हैं। आज यार काफी लंबी क्लास चल गई है, कोई मसला नहीं है, कभी कभार ले लेनी चाहिए क्लास। ठीक है, अब मुझे इसको हटाना है यहाँ से। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग तो मैं डाल देता हूँ। टेक्स्ट टैग या एलिमेंट्स दैट्स इट डिफरेंस। ठीक है, तो मैं खोलता हूँ स्लाइड सर्वर। ये खुल जाएगा, आ गया मेरे पास। आपको नहीं शो हो रहा होगा आपको नहीं शो हो रहा होगा, मैं इसको शो कर देता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स आते हैं हमारे, जैसे कि पी टैग हो गया, मी टैग हो गया, स्ट्रॉन्ग टैग हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, इटैलिक हो गया, ये इटैलिक टैग है। इसके बाद एम्फसाइज टैग हो गया। इसके बाद और भी मजे टैग्स है, वो आप देख लीजिएगा, पर इनका मैं बता देता हूँ। जैसे बोल्ड टैग टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के काम आता है, टेक्स्ट को बोल्ड करेगा, बोल्ड कर देगा, थोड़ा मोटा कर देगा। ठीक है, अब पी और स्ट्रॉन्ग दोनों सेम ही है अब देखना, ये भी टेक्स्ट को बोल्ड करता है, ये भी टेक्स्ट को बोल्ड ही करता है भाई। भाई अच्छा, एक ये दोनों सेम लाइन पे आ रही है, मैं चाह रहा हूँ कि यार दोनों नेक्स्ट लाइन पे आ जाए, तो कैसे करूँ जल्दी बताओ। इसको BR नेक्स्ट लाइन पे लाना है, BR सर टैग। BR लगेगा। ये देखिए अलग अलग लाइन में आ गए। मुझे 2 स्पेस चाहिए यार, तो मैं क्या करूँ, दूसरा BR नॉर्मल बात ही करता हूँ। अब ये देखो दोनों सेम ही है, फर्क क्या है आप लोग यार, इसमें फर्क क्या है? फर्क मेरे भाई ये है कि ये पुराने जमाने में यूज करते थे, HTML5 से पहले, HTML4 तक हम ये यूज किया करते थे। अब HTML5 के बाद हम स्ट्रॉन्ग को यूज करते हैं। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग का एक और भी है कि ये वेब एक्सेसिबिलिटी में हमें मदद करता है। वेब एक्सेसिबिलिटी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, किसी को याद हो तो बताए क्या था उसमें। वेब एक्सेसिबिलिटी ऐसा ही कुछ वर्ड था आई थिंक जी। वेब एक्सेसिबिलिटी ऐसा भी वर्ड तो हमने पढ़ा था लास्ट टाइम। अच्छा, इसका ये है कि हमारे जो वेबसाइट है सिर्फ नॉर्मल लोग यूज नहीं करते हैं, उसमें वो भी लोग यूज करते हैं जो डिसेबल लोग होते हैं। डिसेबल जिसको मतलब जो बहरा है, जो देख नहीं सकता है, ठीक है, वो लोग भी तो यूज करते हैं ना, वो भी लोग तो मोबाइल वगैरह यूज करते हैं, बहरे होते हैं या जो देख नहीं सकता है। जो जो देख नहीं सकेगा तो वो सुनेगा। तो हमारे यहाँ आपने देखा होगा टेक्स्ट रीडर लगे होते हैं, जो हमें पढ़ के सुना रहे होते हैं। ये अगर इसकी एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊं, एग्जाम्पल दिखाना लाजमी है, तभी आप लोग समझोगे यार मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक हो गया। कुछ वेबसाइट होती है वहां पर टेक्स्ट रीडर लगे होते हैं। विकिपीडिया खोल लेते हैं, विकिपीडिया पे तो मेरे ख्याल से कोई भी टेक्स्ट रीडर नहीं है, पर हमें यहाँ पर ये जो हमारा ब्राउजर है वो ऑप्शन एक देता है। अब मैं क्या करता हूँ, कोई भी आर्टिकल खोल लेता हूँ यहाँ पर, क्या एक काम करता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ शाहरुख खान, शाहरुख खान भाई SRK। ठीक है, अब कोई ब्लाइंड बंदा होगा तो वो देख तो नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर टेक्स्ट टू रीड का कोई होगा यहाँ पर मेरे ख्याल से, ये रहा रीड अलाउड। अब देखना आप, ये मुझे पढ़ के सुनाएगा। अच्छा आपको सुनाई दे रहा है ये, नहीं आप सर। लोगों को सुनाई दे रहा है? अच्छा आप लोगों को सुना, ये पढ़ के सुना रही है मुझे। मैंने क्या किया, इसको रीड आउट कर दिया, तो ये अब मुझे पढ़ के सुना रही है। या देख रही जहाँ जहाँ भी ये मुझे पढ़ के सुना रही है, ये मुझे पढ़ के सुना रही है, ये मुझे पढ़ के सुना रही है। तो स्ट्रॉन्ग टेक क्या करेगा कि उसमें थोड़ी इंपॉर्टेंस डाल देगा, जैसे कि ये इसके पीछे भी स्ट्रॉन्ग टेक लगाया होगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक इंपॉर्टेंस इसमें लगा देगा कि जो सॉरी जो रीडर होगा ना, जो पढ़ रहा होगा इस पेज को, जो बोर्ड पढ़ रहा होगा, वो इसको थोड़ा
ज्यादा जोश के साथ पढ़ेगा, जैसे कि शाहरुख खान, ये नॉर्मल है शाहरुख खान, मतलब उससे वो समझ जाएगा यार ये कोई इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा हुआ है। जो ब्लाइंड बंदा होगा जो इसको सुन रहा होगा तो ये वो समझ जाएगा यार ये कोई इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये अच्छा इसके सर, लिए ये होते हैं। बोल्ड से नहीं, ये बी से नहीं, ये स्ट्रॉन्ग से होगा। ये स्ट्रॉन्ग से होगा। ये से दोनों सेम ही काम करते हैं, दिखने में सेम है, पर इसका पर्पस ये है कि ये वेब एक्सेसिबिलिटी और एसईओ में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हमें हेल्प करता है। उसी तरह ये इटैलिक का है। इटैलिक का काम क्या होता है, मैं इटैलिक कर दूंगा, इटैलिक कर दूंगा। देखो इसलिए क्या किया, इटैलिसाइज कर दिया उसको। ठीक है, ये क्या है, टेक्स्ट को फॉर्मेट कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ स्पेस चाहिए तो मैं क्या करूंगा, PR लगा, ये स्पेस आ गया। और ये भी वही काम करता है, मैं भी इटैलिक करता हूँ मैं भी इटैलिक करता हूँ, पर इसका मतलब हम ये ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि ये टेक्स्ट रीडर को कोई मीनिंग देता है। ठीक है, ये मीनिंग देते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा और भी है यार, अभी सब तो अभी पढ़ना बहुत मुश्किल है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। जो है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में आप जाओगे, यहाँ से पढ़ लेना, क्योंकि अभी टाइम इतना है नहीं कि मैं आपको सारे इन्वेस्ट कराऊं। पर ये आप यहाँ पर जाओ, ये देखो इतने सारे बी स्ट्रॉन्ग आई FSI, इसकी पूरी डिटेल भी लिखी होगी। ठीक है, ये दोनों देख लेते हैं, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, और डिलीट का भी देख लेते हैं, डिलीट। ठीक है, डिलीट, ये तीनों देख लेते हैं। मतलब डिलीट, अब यार मैंने बड़ा लिख दिया, कोई मसला नहीं, ये एक लाइन लगा देगा, देखना स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा। इसकी जगह पे हम यूज करते हैं स्ट्राइक। स्ट्राइक का भी एक आता है स्ट्राइक, ये देखो ये भी सेम ही काम नहीं हो रही। है। स्क्रीन नहीं आ रही है, ये देखो यही मसला है ना भाई टीम्स का। अब आ रही है। जी अब सर, ये देखो जी सर। ये डिलीट का भी यही काम कर रहा है। अगर मैं BR लगाऊं यहाँ पर, या लाइन ब्रेक करना, क्योंकि ये सारे इनलाइन टैग्स हैं। अब इनलाइन और ब्लॉक लेवल ये क्या होता है, ये हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहरहाल अभी आप इसको समझो। इनलाइन टैग्स मतलब ये एक ही लाइन में आएंगे सारे जो एलिमेंट्स होंगे, और ब्लॉक लेवल जैसे ये हेडिंग और एलिमेंट्स है, तो ये पूरी लाइन कवर कर लेता है। जैसे कि ये हो गया, देखो अपने साथ किसी को आने नहीं दे रहा, हमें यहाँ पर BR लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो ये देखो अब स्ट्राइक और डिलीट दोनों सेम ही काम कर रहे हैं, पर मेरे ख्याल से हम ज्यादातर अब डिलीट का यूज करते हैं, स्ट्राइक का यूज नहीं करते हैं। स्ट्राइक पुराना टैग हो, क्योंकि देखो इसने रेड कर दिया है इसको, टैग को, और यहाँ पर रेड नहीं किया, तो इसका ये मतलब है कि ये डेप्रीकेट हो चुका है। डेप्रीकेट का मतलब ये होता है कि ये रिकमेंडेड नहीं किया जाता है यूज करने के लिए। ठीक है, ये रिकमेंड नहीं किया जाता है, ये रिकमेंडेड है। ठीक है, तो डेप्रिकेटेड का मतलब ये है कि ये पुराने वर्जन में यूज होता था, ये वर्जन 3, 2, 1 से जाके 1 से चल रहा है हमारे पास स्ट्राइक, पर अब हम डिलीट का यूज करते हैं। वो देखते हो ना वेबसाइट पे कि भाई प्राइस पहले ये थी, उस पर कट लगा होता है, फिर वो दूसरी प्राइस, तो ये टेक यूज हो रहा होता है उसके पीछे राम का नहीं, ये टेक कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद एक सुपर और सब टेक है, मैं वो दिखा, सुप और सब, ये दोनों टैग्स देख लेते, और मैं लगाता हूँ BR लगा देख देते। अब ये करता है कि आपने देखा होगा ना H2O फार्मूला, अगर किसी ने केमिस्ट्री पढ़ी हो तो H2O हम कैसे लिखते हैं, H, फिर उसके नीचे 2 लगा होता है, और जो है फिर आगे वो O लिखा होता है। या आपने देखा होगा मैथ्स के अंदर 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, तो स्क्वायर जो है वो छोटा सा नंबर होता है, वो ऊपर होता है, तो वो कैसे लगाते हैं, जैसे कि 4 का स्क्वायर मुझे निकालना है, तो मैं ऐसे लिखूंगा तो ये 42 हो जाएगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि 4 के ऊपर आए, ये 4 के साथ में 4 के ऊपर आ जाए, यहाँ पर आ जाए, तो उसको हम क्या करेंगे, सुपर टैग के अंदर लिख देंगे। ये देखो, देख रहे हो ठीक है, और अगर आप चाह रहे हो कि यार ये नीचे आए, तो आप सबके अंदर लिखो, नाम से जाहिर है यार, H, जैसे कि पानी का फार्मूला H2 और O, ये देख रहे हो भाई, ये सुपर और सब। ठीक है, ये फार्मूले जो हम लिखते हैं, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, वो टेक्स्ट में आप देख लेना, ऑलमोस्ट तो मैंने पढ़ा लिए। इंसर्ट हो गया, इंसर्ट का क्या था यार, इंसर्ट का देख लेते हैं। इंसर्ट जो मुझे याद नहीं आ रहा है, इंसर्ट INC का टेक क्या करता है, अच्छा ये अंडरलाइन लगा देता है। तो सब पहले हम अंडरलाइन का भी यूज करते थे,
ऐसा उसका पता नहीं क्या था अंडरलाइन का, यू 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 के नाम से होता था। ठीक, देखो यू भी वही काम कर रहा है और इंसर्ट भी वही काम कर रहा है, पर अब रिकमेंडेड क्या है, इंसर्ट। ठीक है, रिकमेंडेड ये अंडरलाइन लगा देता है, यू और इंसर्ट अंडरलाइन, दोनों अंडरलाइन के लिए यूज होते हैं। अंडरलाइन मैं रिकमेंडेड हूँ, मैं रिकमेंडेड, वो पुराने वर्जन में था, दोनों काम सेम ही कर रहे हैं। ठीक है, मैं रिकमेंडेड, वो रिकमेंडेड नहीं है आपको। ठीक है, तो ये सारे हमने फॉर्मेटिंग, मतलब टेक्स्ट को फॉर्मेट कर रहे हैं ना, मतलब देखो टेक्स्ट की लुक को चेंज कर रहे हैं, इसलिए इसको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टेक्स्ट बोले जाते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? ये H1 H2 ये सारे ये भी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में ही आते हैं। ठीक है, क्योंकि वो टेक्स्ट को चेंज कर रहे हैं, पर ये सारी चीजें ना हम करते हैं हम CSS के थ्रू। ये जो फॉर्मेटिंग का काम है ना, ये सारा CSS के थ्रू ही होता है। ठीक है, तो हम ये टैग्स इतना यूज नहीं करते हैं। और ये मार्क टैग भी देख लेते हैं यार, ये बेचारे रह गया है मार्क, यार मार्क टैग क्यों नहीं आ रहा भाई, इससे क्या दुश्मनी है? अच्छा छोड़ो यार इसको, सजेशन नहीं दे रहा, मतलब ये यूज नहीं होता। अच्छा एक और था मार्की, ये भी दिखा देता हूँ। ठीक है, बिहेवियर, अब ये भूल गया हूँ इसका बिहेवियर डायरेक्शन क्या था मेरा। ये क्या करता है, ये टैग को देखो या देख रहे होते हैं वेबसाइट पे ऐसे ही मूव कर रहा होता है, तो ये अभी इतना यूज नहीं होता है। ठीक है, तो ये रिकमेंड नहीं किया जाता है, ये आपको अभी दिख कहीं मिलेगा भी नहीं। तो ये पुराने टाइम में हम यूज किया करते थे, इसलिए बता रहा था। क्योंकि 2012 में जब मैं HTML सीख रहा था तो इस टेक्स्ट का हम बहुत यूज करते थे वेबसाइट पे, बड़ा अच्छा लगता था, मजा आता था देख के यार, ये देखो टेक्स्ट हमारा मूव कर रहा है। डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन डिसाइड करती है, और बिहेवियर शायद उसकी स्पीड को दिखाता है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया इसको, अर्सा हो गया यूज किए हुए, मुझे भी याद नहीं है इसके एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या थी। मेरा इसका मकसद ये देखो ये मूव कर रहा है। ओके, डायरेक्शन अगर मैं राइट कर दूं तो ये राइट से शुरू होगा, आई थिंक सो, ये देखो राइट से जा रहा है। और बिहेवियर अगर देखो इसके मुझे दे देगा, ये नहीं दे रहा यार। बिहेवियर में क्या लिखना था, फास्ट नहीं, फास्ट तो नहीं है, इसका कुछ और ही भी नहीं, मुझे नहीं पता। बहरहाल ये चीज समझ में आ गई बच्चों, नारकी शार्की जो भी थे हमारे Yes, टेक्स्ट थे। यस सर। हाँ ये देखो मैंने कमेंट कर दिया है। अब क्लास को ऑफ कर दिया जाए, क्या ख्याल है, या और पढ़े इसको? अभी टॉपिक्स तो हैं बहरहाल, सर आज के लिए बहुत है। ये बस लास्ट वाला रह गया था, चलो इसको हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। HTML कोटेशन और साइटेशन रह गया था, इसके अंदर कुछ टेक्स्ट थे अपना, मैं आपको बता देता हूँ, वो नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। लास्ट टॉपिक था ये देखो, ब्लॉक कोड, कोड साइट एबल PTO एड्रेस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। अच्छा मैं असाइनमेंट, सॉरी असाइनमेंट नहीं, असाइनमेंट में आप लोगों को दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूंगा। अच्छा मैं जो है पहले रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ, अब तो नहीं